CH51 भीड़। योगेंद्र भी धनुष से ऐसा ही कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो भीड़ के गुस्से को देखते हुए चुप ही रहा और विक्रांत को ही जैसे उसने अपना बॉस बना दिया हो। धनुष उन लोगों की हरकत पहले ही बड़ी हवेली गांव की पहाड़ी पर देख चुका था। वो जानता था कि उन्हें पैसे फेंककर सामने वाले को नीचा दिखाने की बहुत गंदी आदत है, इसलिए उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए मना किया और कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग जा सकते हो। और ये कहकर धनुष अपना बैग उठाने के लिए इधर उधर देखने लगा। धनुष को विक्रांत के बात करने का तरीका ना ही पहाड़ी पर अच्छा लगा था और ना ही यहाँ सड़क पर, इसलिए उसने बात को टालते हुए उनसे कुछ भी लेने से मना कर दिया। वैसे भी धनुष की कोई ऐसी मनसा नहीं थी, वो तो अपनी ही धुन में खोया हुआ गलती से उन लोगों की गाड़ी के सामने आ गया था। मगर धनुष के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर विक्रांत और योगेंद्र दोनों शॉक हो गए थे। उन्हें लगा कि धनुष उनसे कोई बड़ा अमाउंट हड़पने की कोशिश करेगा, पर धनुष ने तो उनसे एक भी पैसा लेने से मना कर दिया था। धनुष की इस हरकत पर विक्रांत और योगेंद्र ही नहीं बल्कि भीड़ में खड़े वो लोग जो इतनी देर से वहां खड़े खड़े धनुष को इतनी डरी हुई हालत में देख रहे थे, वो भी शॉक हो गए थे। भीड़ में खड़े उन लोगों को धनुष की हालत से साफ नजर आ रहा था कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने पैसा लेने से क्यों मन कर दिया। धनुष के पैसे लेने से मना करने के बाद विक्रांत के साथ बैठा उनका एक और दोस्त गाड़ी के अंदर से ही गर्दन बाहर निकालकर धनुष से कहता है, ओ हेलो, तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ है? ये लुक्का छुपी का खेल हमारे साथ खेलने की कोशिश मत कर। तू अभी यहाँ हीरो बनकर पैसा लेने से मना करेगा और हमारे जाने के बाद पुलिस के पास जाएगा हमारे खिलाफ हिट एंड रन का केस करने के लिए। उस लड़के की बात सुनकर विक्रांत के मुंह से भी अचानक से ओ की आवाज निकल गई। वहां खड़े बाकी लोग भी अचानक से मुस्कुराने लगे, जैसे उन सबको धनुष का ये डिसीजन सुनकर बहुत ही अच्छा लगा हो, बेशक धनुष के मन में ऐसा कुछ हो या ना हो। सुन बच्चे, मुझे तो पहाड़ी पर ही लगा था कि तू कोई डेढ़ सयाना लौंडा है, पर तू इतना चालाक है ये मुझे अब पता चला। मुझे लगता है तुझे तमीज सिखानी ही पड़ेगी। ये कहकर योगेंद्र गाड़ी से निकलता है और अपना हाथ बाते हुए धनुष का कॉलर पकड़ लेता है और उसे गालियां भी देने लगता है। कुछ देर पहले धनुष बुरी तरह से डरकर घबराया हुआ था, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका था, इसलिए उसने योगेंद्र के बढ़ते हुए हाथ को अपनी ओर आता हुआ देखकर एक कदम पीछे हटा लिया था और योगेंद्र के हाथ से खुद को बचा लिया। धनुष को ऐसा करते हुए देखकर योगेंद्र फिर से उसके ऊपर चिल्लाता है, बेटा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने और तुम जैसों को ठीक करना भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। योगेंद्र के हाथ बाते ही जितनी तेजी से धनुष ने अपना कदम पीछे हटाया था, कोई कार की टक्कर से घायल हुआ आदमी इतनी तेजी से एक्शन नहीं ले सकता था, इसलिए योगेंद्र को लगा कि धनुष चोट लगने का बहाना करके उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। योगेंद्र का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो धनुष के साथ हाथापाई पर उतर जाएगा। विक्रांत और उसके साथ खड़ा उनका तीसरा साथी वरुण भी चुपचाप योगेंद्र को गुस्से में आता देख बस गर्दन हिला रहे थे। उन्हें भी यही लगा कि धनुष उन सबको बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने के चक्कर में है। विक्रांत और वरुण को योगेंद्र के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो जानते थे कि योगेंद्र छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनाने वाला इंसान है। उसे कोई जरा सा भी छेड़ दो तो वो जब तक उसे सबक नहीं सिखा लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और इस वक्त तो योगेंद्र बहुत गुस्से में आ चुका था। दरअसल योगेंद्र को लगा कि धनुष की वजह से ही वहां खड़ी भीड़ ने उसे गंदी गंदी गालियां दी हैं और उसे मारने की कोशिश की है। योगेंद्र को इतनी बेइज्जती सिर्फ धनुष के झूठ बोलने के कारण झेलनी पड़ी, इसलिए वो गुस्से में उसके हाथों में खुजली हो रही थी। उसे लग रहा था कि इतनी बेइज्जती होने के बाद तो उसे धनुष को मार मार कर अधमरा कर देना चाहिए। लेकिन कार में बैठे हुए विक्रांत और वरुण जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। तभी वरुण अपनी घड़ी की ओर देखता है और विक्रांत से कहता है, विक्रांत, तुम्हें लगता है कि इस लड़के ने ये सब पैसे ऐंठने के लिए ड्रामा किया है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लड़का बेशक गरीब दिखाई दे रहा है पर ये ईमानदार भी लग रहा है, क्योंकि अगर इसे पैसे चाहिए होते तो अब तक ये और रोने धोने का ड्रामा करके पैसे लेकर चला जाता। विक्रांत धनुष की ओर देखते हुए कहता है। पहले विक्रांत को भी यही लगा था कि धनुष चोट लगने का ड्रामा करके पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि कई बार बोलने के बाद भी धनुष पैसे लेने से मना कर रहा है और पहाड़ी की चोटी पर भी धनुष ने पैसों का कोई लालच नहीं दिखाया था, तो विक्रांत समझ गया था कि ये महज एक एक्सीडेंट ही था। धनुष जानबूझकर गाड़ी के सामने नहीं आया था। ओ, मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को ज्यादा ही गलत बातें बोल दी हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि कल इस लड़के ने कल पहाड़ी पर हम लोगों के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। वरुण ने जब विक्रांत को धनुष को सपोर्ट करते हुए देखा तो उसे भी अपनी गलती नजर आ रही थी। विक्रांत योगेंद्र को गुस्से में देखकर यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी इस परेशानी को कैसे हल किया जाए, क्योंकि भीड़ अभी तक वहीं खड़ी हुई थी और भीड़ के गुस्से का कुछ भी भरोसा नहीं होता। तभी वरुण जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार योगेंद्र, तू इतना समझदार होते हुए भी ऐसी छोटी मोटी मुसीबत को भी डील नहीं कर पाता। तू समझ नहीं रहा कि इस दिक्कत से ज्यादा बड़ी दिक्कत बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट है। लेकिन तुझे तो पहले इस बच्चे पर अपना सारा गुस्सा उतारना है। ये लड़का हमारे काम से भी जरूरी है क्या? विक्रांत अभी सोच ही रहा था कि उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए कि तभी उसने वरुण को योगेंद्र के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। विक्रांत गुस्से में झल्लाते हुए कहता है, अगर हम लेट हो गए ना तो ध्यान रखना दीदी हमारा गला दबा देगी। और अपनी बात खत्म करते हुए विक्रांत तेज कदमों से चलता हुआ पीछे आ रही एक टैक्सी को रुकवा लेता है।
वरुण देखता है कि योगेंद्र धनुष से लड़ रहा है और विक्रांत वन्हा से जा रहा है तो वो बौखला जाता है और विक्रांत को रोकते हुए कहता है, अरे भाई तू कन्हा जा रहा है, हम इस मुसीबत का क्या करेंगे। लेकिन विक्रांत रुकता नहीं और पीछे से आती हुई गाड़ी में बैठकर वरुण की ओर स्माइल करते हुए कहता है, मैं यहाँ से पहले होटल जाऊंगा, तू यहीं रुक और इस सांड की मदद कर उस बच्चे से लड़ने में, और ध्यान रखना कि ये बात हद से ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, पर ये सांड अगर ऐसे ही लोगों से लड़ाई करता रहेगा तो इसके साथ एक दिन तू भी बुरी तरह फंस जाएगा। विक्रांत अपनी बात पूरी करने के बाद वरुण की ओर हाथ हिलाता हुआ वन्हा से चला जाता है और वरुण कभी उसकी गाड़ी को जाते हुए और कभी योगेंद्र और धनुष को एक दूसरे को उलझते हुए देख रहा है। वो 2-4 कदम विक्रांत की गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए भागता है, अरे भाई रुक तो सही। लेकिन तब तक विक्रांत दूर निकल चुका था। विक्रांत जा चुका था। अब वरुण की नजर सड़क पर लड़ रहे योगेंद्र और धनुष की ओर जाती है और उन्हें देखकर उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि वरुण खुद अपने मुंह को बंद कर लेता है और उसकी आंखें फट जाती है। उसके सामने हो रहे सीन को देखकर वरुण की सांसें हलक में ही अटक गई थी। वो अपनी जगह खड़ा हुआ बिना कोई भी हरकत किए एकटक सामने ही देखे जा रहा था। जिस सीन को देखकर विक्रांत भाग गया था और वरुण पुतले की तरह खड़ा था, उस सीन में एक 6 फीट के लंबे चौड़े लड़के योगेंद्र को एक 5.5 फीट के लड़के धनुष ने जमीन पर गिराया हुआ था और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला पकड़ा हुआ था। धनुष ने योगेंद्र के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसके मुंह पर अब तक 25-30 चांटे जड़ चुका था, जिसके कारण योगेंद्र का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल रंग में चमक रहा था। सड़क पर होते हुए इस मजेदार सीन को वहां खड़े लोग बहुत एंजॉय करते हुए तालियां बजा रहे थे। वरुण ने जब वो सीन देखा तो उसे योगेंद्र से ज्यादा अपनी फिक्र होने लगी थी। उसे लगा कि कभी भी धनुष योगेंद्र को छोड़कर उसकी ओर लपकने वाला है। वरुण देखता है कि धनुष योगेंद्र को 2 चांटे मारकर खड़ा होता है और फिर नीचे गिरे हुए योगेंद्र को जोर से कमर पर लात मारते हुए कहता है, क्या बोला था तूने कि तूने कोई गलती नहीं की, तेरी वजह से या मेरी जान सकती थी या फिर मेरी 1-2 हड्डी तो टूट ही जाती और तू बोल रहा था तेरी कोई गलती नहीं है। एक तो बीच ट्रैफिक में इतनी तेज गाड़ी चला रहा है और ऊपर से गंदी गंदी गालियां दे रहा है। धनुष ने अपनी बात खत्म करते हुए योगेंद्र को 3-4 जोर की लातें और जड़ दी थी। धनुष ने पहाड़ी की चोटी पर उस काले अजगर से लड़ते हुए उसके खून का बहुत सा अर्क अपने अंदर सोख लिया था और तब से उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी, जिसे शांत करने का अब तक धनुष को मौका ही नहीं मिला था। धनुष एक शांत नेचर का लड़का रहा है, पर योगेंद्र ने उसे गंदी गालियां ही नहीं उसके ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी, जिससे उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। योगेंद्र भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो नीचे सड़क पर पड़ा हुआ था, फिर भी धनुष को धमकी देने में लगा हुआ था, बेटा ये मत सोच लेना कि मैं हार मान जाऊंगा, मुझे एक बार खड़ा होने दे, देख फिर तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। योगेंद्र इतने चांटे और लात खाने के बाद भी धनुष को मारने की धमकी दिए जा रहा था और वहां खड़ी भीड़ उसकी इसी बात पर जोर जोर से सीटियां और तालियां मार मार कर हंस रही थी। भीड़ को शायद काफी दिनों के बाद सड़क के बीच ऐसा ड्रामा देखने को मिला था, इसीलिए वो भरपूर आनंद लिए जा रहे थे। तभी धनुष रुक जाता है और सड़क पर नीचे पड़े हुए योगेंद्र को अब भी उसको चेतावनी देते हुए देखकर कहता है, अबे भालू जैसी काया लेकर भी तू यहाँ इतने लोगों के सामने पिटाई खा रहा है और फिर भी तुझे शर्म नहीं आ रही है। मारते मारते तेरा भूत बना चुका हूँ मैं और फिर भी तेरी अकल नहीं निकल रही है। अब या तो जल्दी से माफी मांग ले वरना ध्यान रख मैं तुझे आज पूरे दिन यहीं सड़क पर मुर्गा बनाकर रखूंगा। धनुष योगेंद्र को गुस्से में डांटते हुए कहता है, मगर इस बार उसकी आंखों के केवल नीचे पड़ा हुआ योगेंद्र ही नहीं बल्कि पहले से ही डरा हुआ वरुण भी था। धनुष ने एक साथ उन दोनों को अपनी ओर से चेतावनी दे दी थी। योगेंद्र फिर से धनुष को धमकी देते हुए कहता है, सुन बे, इससे पहले कि मेरा गुस्सा अपनी हद पार कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे वरना मेरा दिमाग घूम गया तो ध्यान रख तेरी खैर नहीं है। हालांकि अब तक योगेंद्र की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसके मुंह से कोई भी शब्द पूरा नहीं निकल पा रहा था, पर क्योंकि उसके अंदर पैसों और रुतबे का इतना ज्यादा घमंड था कि वो इतना पीटने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं था। इसी घमंड में वो 2-3 और गालियां धनुष को दे देता है। धनुष फिर से योगेंद्र के मुंह से गालियां सुनकर और भड़क जाता है। उसे लगता है कि अभी तक जो पिटाई उसने योगेंद्र की है उसका उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ है, इसलिए वो बार बार गालियां दिए जा रहा है। धनुष उससे कहता है, सड़े हुए भालू, तू ऐसे मानने वालों में से नहीं है, तू जंगली कुत्ते की तरह पागल हो चुका है और अब मुझे तेरी दिमागी हालत ठीक करनी ही पड़ेगी। ये कहते ही धनुष थोड़ा झुकता है और योगेंद्र के दोनों हाथ पकड़कर अच्छे से मरोड़ते हुए उसकी कमर के पीछे ले आता है। फिर जैसे ही वो उसके हाथों को पीछे से उठाता है, योगेंद्र का सर नीचे सड़क की ओर झुक जाता है। इस स्थिति में योगेंद्र बिल्कुल मुर्गे की तरह लग रहा था। योगेंद्र फिर से जैसे धनुष को गालियां देने की कोशिश करता है, तभी उसका सर नीचे सड़क में लगता है। फिर दर्द के कारण उसके मुंह से जोर जोर से निकलती हुई गालियां दर्द की कराह में बदल जाती है और वो बिलबिलाने लगता है। लेकिन कुछ देर ऐसे ही बिलबिलाने के बाद योगेंद्र फिर से गाली देकर धनुष से कहता है, बेटा ध्यान रख, तू बचेगा नहीं, बहुत जल्दी तू इस सब का खामियाजा भुगतेगा। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ। योगेंद्र को अंदाजा नहीं था कि वो किसको ऐसी गंदी गंदी गालियां और धमकियां देकर भड़का रहा है। अब धनुष उसकी बातें सुन सुनकर बुरी तरह से गुस्से में आ चुका था। धनुष गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, ठीक है सुआ, अब देखते हैं कि आज यहाँ से कौन जिंदा अपने घर जा पाता है। और धनुष ये कहते ही फिर एक बार योगेंद्र की पीठ के ऊपर जोर से मुक्का जड़ते हुए उसके सर को सड़क पर मार देता है।
तभी धनुष को कोई पीछे से रोकते हुए कहता है, रुको, रोको इसे। धनुष उस धमकी भरी कठोर आवाज को सुनकर रुक जाता है और आवाज की दिशा में मुड़कर देखता है। योगेंद्र को पिटाई खाता देखकर वरुण समझ गया था कि धनुष उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि योगेंद्र इतना घमंडी है कि वो मर जाएगा पर माफी नहीं मांगेगा और धनुष लगातार उसे ऐसे ही पीटता रहेगा। इसलिए वरुण ने अपने 2 बॉडीगार्ड को बुला लिया था और उन्हीं की शाह में वरुण जोर से चिल्लाकर धनुष को, योगेंद्र को छोड़ने के लिए कह रहा था। वरुण को डर था कि कहीं योगेंद्र ऐसे ही पिटते हुए मर ना जाए। वरुण ने योगेंद्र की नजरों में खुद को उसका बहुत अच्छा दोस्त साबित करने के लिए उन बॉडीगार्ड्स को जोर से चिल्लाते हुए धनुष के हाथ पैर तोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन खुद वो अपनी जगह से 1 इंच भी अभी तक नहीं हिला था। धनुष उन दोनों बॉडीगार्ड से कैसे अपनी जान बचाएगा? क्या भीड़ में खड़े लोग धनुष की मदद करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पाक KTFM पर। CH-52 बॉडीगार्ड। योगेंद्र की ऐसी हालत देखकर वरुण समझ गया था कि धनुष उसे छोड़ेगा नहीं और जब योगेंद्र जैसा हट्टा कट्टा लड़का धनुष के सामने कुछ नहीं कर पा रहा है तो अगला नंबर उसी का है। इसलिए उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को वहां बुला लिया था जो उससे आगे की गाड़ी में काफी दूर निकल चुके थे। हालांकि वरुण जानता था कि अभी बेशक योगेंद्र धनुष से बुरी तरह पिटाई खा रहा हो, लेकिन वो इतना बेवकूफ और बुजदिल नहीं है, बस उसका दिमाग थोड़ा देर से सोचता है। लेकिन जब योगेंद्र अपना दिमाग चलाकर कोई भी निर्णय लेता है तो अच्छे अच्छे उसके सामने झुक जाते हैं। योगेंद्र एक बहुत ही अमीर परिवार का लड़का है और उसके परिवार की सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों से बहुत अच्छी जान पहचान है। इसलिए भी योगेंद्र हमेशा एक अलग ही अका में रहता है। कई बार अपने इसी एटीट्यूड के कारण वो गलत डिसीजन भी ले लेता है। योगेंद्र वैसे भी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बहुत अच्छा होने के कारण एक केयरलेस एटीट्यूड वाला लड़का रहा है। वो कभी भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर कोई भी काम करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली की रिस्पेक्ट के खिलाफ समझता था। योगेंद्र, वरुण और विक्रांत बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा साथ में ही बहुत सारी पार्टियां करते रहते हैं। लेकिन विक्रांत और वरुण ये बात अच्छे से जानते हैं कि बेशक योगेंद्र उनके अच्छे दोस्तों में से हो पर उन दोनों की फैमिलीज को मिलाकर भी वो लोग पैसे और पावर के मामले में योगेंद्र के फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए वरुण योगेंद्र की गुड बुक्स में आने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वरुण ने जब अपने बॉडीगार्ड्स को धनुष की ओर लपकते हुए देखा तो वो अपनी जीत को नजदीक देखकर खुशी में मुस्कुरा उठा। बस कुछ ही देर में वो धनुष को पीटता हुआ देखकर जोर जोर से तालियां मारने का इंतजार कर रहा था। वरुण को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि योगेंद्र जैसे लंबे तगड़े लड़के को धनुष ने इतनी आसानी से अपने कब्जे में कैसे ले लिया था, पर अपने दोनों बॉडीगार्ड्स पर उसे भरोसा था। क्योंकि अभी तक योगेंद्र अकेला था, लेकिन अब 2 और उसी की तरह के ताकतवर लोग धनुष को मारने के लिए आ चुके थे। ये दोनों बॉडीगार्ड्स भी कोई साधारण लोग नहीं थे, ये दोनों सेना से रिटायर्ड जवान थे। इसलिए इन दोनों को सालों का अनुभव था ऐसी लड़ाई का, जैसी कभी धनुष और योगेंद्र जैसे लोगों ने देखी भी नहीं होगी। इन दोनों बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग ही ऐसी हो चुकी है जिसमें इन्होंने कई साल लगातार मैरिटल आर्ट और कुश्ती की ट्रेनिंग की है। वरुण ने एक बार इन्हीं दोनों बॉडीगार्ड्स को लगभग 10-12 लोगों को एक साथ मारते हुए देखा था, इसलिए इन दोनों को वरुण ने अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ था। दूसरी ओर धनुष ने सोचा कि भीड़ में से कोई योगेंद्र को पिटते हुए देखकर उसे रुकने के लिए कह रहा होगा और उसने वरुण की धमकी को नजरअंदाज करते हुए योगेंद्र को फिर से ताबड़तोड़ पीठ पर मुके और उसके गाल पर चांटे मारने जारी रखे। उसका ध्यान अपनी ओर बढ़ते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। वरुण फिर से चिल्लाता है, गंदी नाली के कीड़े, आज के बाद तू हमेशा ध्यान रखेगा कि हमसे भिड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। और ये कहते हुए वरुण अपनी गाड़ी, जो कि उसके बॉडीगार्ड लेकर आए थे, उसकी ओर बढ़ चुका था, क्योंकि उसे अब शांति से बैठकर धनुष की पिटाई देखनी थी। उसे लग रहा था कि बेशक धनुष ने योगेंद्र को पीट पीट कर बॉक्सिंग बैग बना दिया हो, लेकिन अब उसकी इतनी धुनाई होगी कि उसकी 2-4 हड्डियां तो पक्का ही टूटेंगी। यही सोचकर वरुण के चेहरे पर एक बड़े ही सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई थी। वरुण अपनी कार का दरवाजा खोल चुका था और उसमें बैठने ही वाला था कि तभी वहां इतनी जोर से आवाज हुई जैसे आसपास की बिल्डिंग से टूटकर कोई बड़ी बालकनी का हिस्सा नीचे गिरा हो। वरुण के पैर अभी हवा में ही थे और उसकी गाड़ी भी एक बार के लिए जोर से कांप उठी थी। वरुण जल्दी से वापस गाड़ी से बाहर अपनी गर्दन निकाल कर देखता है और अगले ही पल जैसे उसके सर पर किसी ने बहुत जोर से क्रिकेट का बैट मार दिया हो, उसके मुंह से बहुत तेज आवाज निकलती है, ओए। वरुण की आंखें और मुंह दोनों फटे के फटे रह जाते हैं। वरुण देखता है कि उसके भेजे हुए 2 लंबे तगड़े बॉडीगार्ड्स जो उसने धनुष के हाथ पैर तोड़ने के लिए भेजे थे, वो दोनों धनुष की एक किक ने ही हवा में उछाल दिए थे, जैसे कोई बच्चा रास्ते में पड़े हुए गत्ते के डब्बे को लात मारकर आसमान में उछाल देता है। दोनों बॉडीगार्ड भी ऐसे ही उड़कर वापस एक तेज धाम की आवाज के साथ जमीन पर आ चुके थे। में उड़ते हुए जमीन पर गिर गए थे, बल्कि उसका मुंह तो इसलिए खुला रह गया था क्योंकि वो दोनों बॉडीगार्ड जमीन पर गिरने से पहले उसकी कार के बोनट पर लैंड हो गए थे और उसकी कार का बोनट एक दबे हुए आम की तरह पिचक चुका था। वरुण गाड़ी से निकलकर तेजी से दौड़ता हुआ अपनी कार के बोनट के पास पहुंच गया। वरुण ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और लगभग रोते हुए उसने कहा, ओ गॉड, ये क्या हो गया? ओ गॉड, मेरी गाड़ी, अगर गाड़ी के इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा तो हजारों का नुकसान हो गया, ओ गॉड। तब तक वरुण ने एक बार भी ये नहीं देखा था कि उसके भेजे हुए दोनों बॉडीगार्ड्स का क्या हाल है। वो बस गाड़ी की हालत देखकर अपना सर पकड़कर छोटे बच्चे की तरह चिल्ला रहा था।
आज से पहले वरुण को हमेशा अपने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स पर फक्र होता था कि उसके पास इतनी ताकतवर बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसे इतने तगड़े बॉडीगार्ड नहीं रखने चाहिए थे। अगर वो थोड़ा कमजोर होते तो उसकी गाड़ी का डैमेज भी कम होता। दोनों बॉडीगार्ड जो जमीन पर गिरे थे, वो कुछ देर जमीन पर ही पड़े रहने के बाद दोबारा खड़े होकर धनुष की ओर दौड़ चुके थे। और इस बार दोनों बॉडीगार्ड्स पिछली बार की तरह धनुष को एक साधारण लड़का समझकर आगे नहीं बढ़ रहे थे। पिछली बार उन्हें लगा था कि ये स्कूल का बच्चा तो उनके एक जोरदार थप्पड़ में ही बेहोश हो जाएगा, इसलिए वो एक दबंग आदमी की तरह धनुष को मारने गए थे। लेकिन धनुष की एक किक से ही हवा में उड़ने के साथ उनका वो घमंड भी उड़ गया था। और वहां खड़ी लोगों की भीड़ जो उन्हें देखकर तालियां और सीटियां बजा रही थी, उसने तो उन दोनों का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। इसलिए अब दोनों बॉडीगार्ड वरुण के ऑर्डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने जा रहे थे। वो दोनों बॉडीगार्ड फौज से रिटायर्ड जवान थे। हालांकि फौज के तौर तरीके और उनकी ट्रेनिंग में उन्हें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई टेक्निक सिखाई जाती है, लेकिन इन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका सामना धनुष जैसे एक कुशल योद्धा से हो जाएगा। पर अब बात सम्मान की थी, इसलिए वो दोनों फिर से उठकर धनुष की ओर चल पड़े थे। पर इस बार धनुष भी पहले से ज्यादा सावधान था। धनुष ने उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, मैंने तुम दोनों को पिछली बार जाने दिया था, लेकिन अगर तुम दोनों अपने इस घटिया और बदतमीज मालिक की दोबारा मदद करने आओगे तो मैं इस बार तुम दोनों का पिछली बार से भी गंदा हाल करूंगा। तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले सही और गलत आदमी की पहचान जरूर होनी चाहिए। धनुष उन दोनों को अपनी मार्शल टेक्निक से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि धनुष जानता था कि वो दोनों सिर्फ अपने मालिक का हुक्म पूरा करने के लिए उससे लड़ रहे हैं। धनुष की धमकी सुनकर दोनों बॉडीगार्ड जहां थे वहीं रुक गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। और फिर दोनों ने एक बाद एक धनुष से कहा, अबे चमगादड़, पिछली बार तूने हमें धोखे से मारा था, तुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। फिर दूसरा बॉडीगार्ड भी धनुष को धमकी देते हुए कहता है, तू सोच रहा है कि तूने जो किया है हम उससे भूल कर तेरे से हाथ मिलाकर अपने किए की माफी मांगे और घर लौट जाएं। अभी देख बेटा, इस बार तेरे सिर्फ हाथ पैर नहीं, तेरे शरीर की एक एक हड्डी तुझे सारी जिंदगी हमारी याद दिलाएगी। दोनों बॉडीगार्ड पहले से ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने धनुष की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर बढ़ चुके थे। धनुष ने उन दोनों को फिर से आते देखकर एक गहरी सांस ली। धनुष के दिमाग में फिर से कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। धनुष उन दोनों बॉडीगार्ड की हैवी बिल्ट और लड़ने के तरीके से ही पहचान गया था कि वो दोनों कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सेना के जवान रह चुके हैं। और धनुष अपने तहे दिल से सेना का बहुत सम्मान करता था। बचपन में कई सालों तक धनुष का भी ये सेना का जवान बनना एक सपना था। धनुष ने सेना से संबंधित बहुत सी किताबें पढ़ी थी और बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी देखी थी। यहाँ तक कि उसने मिलिट्री बॉक्सिंग के ऊपर भी बहुत सी किताबें पढ़ी थी। और उसके बाद कई सालों तक लगातार मिलिट्री बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी की थी। इसीलिए धनुष सेना के उन दोनों रिटायर्ड जवानों को देखकर उनके ऊपर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। पहली बार जब उन दोनों ने धनुष पर हमला किया था तो धनुष ने जो किक उनके ऊपर आजमाई थी वो सिर्फ उन्हें दूर तक फेंकने के लिए थी। पर इस बार धनुष की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तो धनुष को भी उनके हमले का जवाब उन्हें बड़ी ही के तरीके से देना मजबूरी बन गया था। धनुष समझ चुका था कि इन दोनों सोल्जर्स ने अपने आप को योगेंद्र और वरुण जैसे अमीर लोगों के लिए बेच दिया है। वो दोनों रिटायर्ड सोल्जर्स सही और गलत का फैसला किए बगैर ही धनुष पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को सेना के सैनिकों की श्रेणी में रखना और उनके जितनी इज्जत देना ही गलत है। दोनों बॉडीगार्ड्स ने धनुष को जब ऐसी गहरी सोच में देखा तो उन्हें लगा कि धनुष डर चुका है और वो वहां से भागने के बारे में ही सोच रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, वो उसे भागने नहीं दे सकते। इसलिए वो तेजी से बढ़ते हुए धनुष के नजदीक पहुंचे और उसे उठाकर जोर से सड़क पर पटकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा चुके थे कि तभी उन दोनों के पैरों से एक साथ खटाक की आवाज आई। और उस आवाज के साथ ही दोनों बॉडीगार्ड्स की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर में ही दोनों को अपने पैरों में एक भयंकर दर्द के साथ ये समझ आ चुका था कि धनुष की किक ने उन दोनों के घुटने से नीचे की हड्डी तोड़ दी है और वो दोनों सड़क पर गिर चुके हैं। कुछ देर के लिए तो दोनों बॉडीगार्ड जैसे दर्द में चिल्लाना ही भूल गए थे। बस वो धनुष की ओर आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि अचानक से ये उनके साथ हुआ क्या है। अब उन्हें लगा कि धनुष की दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। इतनी भारी भीड़ देखकर उन दोनों को लगा कि काश किसी तरह कोई छुपने की जगह मिल जाए ताकि वो लोगों से होती हुई अपनी बेइज्जती से किसी तरह बच सके, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बॉडीगार्ड के वहां पहुंचने की खबर मिलते ही तमाशा देखने के लिए विक्रांत भी अभी कुछ देर पहले वहां पहुंच गया था, पर अब वो तीनों योगेंद्र, वरुण और विक्रांत भुनचक्के से खड़े हुए थे। जैसे बाकी भीड़ शांत हो गई थी, क्योंकि धनुष एक स्कूल का लड़का कैसे इतने मजबूत और ताकतवर दोनों बॉडीगार्ड्स को एक ही किक में जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर सकता है, ये सब कुछ उनके लिए किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। विक्रांत, वरुण और योगेंद्र बहुत अच्छे से उन दोनों बॉडीगार्ड की लड़ने की कला से वाकिफ थे। उन्हें अच्छे से पता था कि वो दोनों 10-12 लोगों को तो अकेले ही धूल चटा सकते हैं, पर धनुष के सामने उनकी 2 मिनट में ही ये हालत हो जाएगी। ये तो उन तीनों के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। योगेंद्र, जिसने इतनी मार खाने के बाद एक बार भी धनुष से माफी नहीं मांगी थी और उसके सामने सर नहीं झुकाया था, वो भी यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ धनुष ने उसे कम ही मारा है, क्योंकि जिन दोनों पर उन्हें इतना भरोसा था उनकी तो धनुष हड्डियां ही तोड़ चुका था। वो दोनों दर्द में बुरी तरह से सड़क पर पड़े तड़प रहे थे।
विक्रांत अपनी कार में बैठा हुआ बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो वरुण का एक पैर कार के अंदर था और एक बाहर। वरुण को इस वक्त अपने खुद के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारने का मन कर रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो बहुत पहले ही इस मामले को खत्म कर सकता था, पर उसके गंदे एटीट्यूड के कारण बात यहाँ तक पहुंच गई थी। उसी की एक बात ने योगेंद्र को इतना उकसा दिया था कि वो धनुष को मारने के लिए गाड़ी से उतर गया था। सब शांत खड़े हुए थे, तभी धनुष योगेंद्र के सर को दोबारा सड़क की ओर झुकाकर कहता है, क्यों बेभालू, तुझे कौन सा सांप सूंघ गया है? चुप क्यों हो गया, अब नहीं बोलेगा कुछ भी? योगेंद्र को फिर से अपने सामने काली सड़क दिखाई दे रही थी, और धनुष की खतरनाक मैरिटल आर्ट देखकर ना तो वो माफी ही मांगने के लिए मुंह खोल पा रहा था, और ना ही किसी और को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। उसे लगा कि बस अब उसकी टांगों के टूटने का नंबर आ चुका है। पर थोड़ी सी हिम्मत करके डरते डरते योगेंद्र कुछ कहने की कोशिश करता है। मैं योगेंद्र को ये अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जिस लड़के ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है वो कोई साधारण सा स्कूल जाने वाला लड़का नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड फाइटर है और जिससे जरा सी भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। योगेंद्र को खुद अपनी जुबान पर शक होने लगा था कि कहीं उसके मुंह से एक भी गलत शब्द निकला तो सामने दिखाई दे रही सड़क पर कभी भी उसका सर दोबारा से पटक दिया जाएगा, इसलिए बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। क्या धनुष उन लोगों को छोड़ देगा? क्या योगेंद्र अपने और बॉडी गार्ड्स को धनुष से लड़ने के लिए बुलाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH53 चैंपियन। सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आते जाते लोग अपनी अपनी गाड़ियां रोककर धनुष और योगेंद्र की लड़ाई देख रहे थे। सिर्फ योगेंद्र और उसके दोस्तों के लिए ही नहीं, बल्कि उन हजार लोगों की भीड़ के लिए भी ये एक करिश्मा ही था। कन्हा एक साधारण से स्कूल जाने वाला लड़का और कन्हा वो लंबे तगड़े बॉडी गार्ड जिन दोनों की धनुष ने अपनी एक ही किक से टांग तोड़ दी थी। भीड़ में खड़े कुछ लोग उन रईसजादों को मजा चखाने के लिए धनुष की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ बुजुर्ग बात का बतंगड़ बनाने के लिए और बीच सड़क पर ट्रैफिक रुकने के कारण उन्हें कोस रहे थे। योगेंद्र अभी भी इसी असमंजस में था कि उसे धनुष से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, क्योंकि माफी मांगना तो उसके स्वभाव में ही नहीं था, या समझो उसे आता ही नहीं था। और वैसे भी यहाँ हजार लोगों की भीड़ में वो कैसे माफी मांगे, और अगर माफी मांगनी ही थी तो इतना कुछ होने से पहले ही मांग लेनी चाहिए थी। अब इतनी पिटाई और बेइज्जती होने के बाद भी अगर उसे माफी मांगनी पड़ी तो ये तो उसके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। दूसरी ओर धनुष उसे बिना माफी मांगे तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए योगेंद्र ने सोचा क्यों ना अभी माफी मांगकर अपनी जान बचा लेता हूँ, बाद में फिर कभी मौका तो मिलेगा ही धनुष से बदला लेने का, तब सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा। योगेंद्र अपने सामने काली सड़क से खुद के सर को बचाने की तरकीब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक पैनी धार की तरह मिलिट्री रिंगटोन सुनाई दी। उस सन्नाटे में अचानक से उस धुन को सुनते ही योगेंद्र डरकर उछल पड़ा था। नीचे झुके झुके ही वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर देखने लगा कि ये धुन कन्हा से आ रही है। फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन को जिस हाथ से धनुष ने पकड़ा हुआ था उसकी पकड़ ढीली हो रही है। ये रिंगटोन धनुष के फोन की थी। धनुष ने रिंगटोन सुनते ही अपने बैग से फोन बाहर निकाला और बोला, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हें पता है मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं इस खेल का कोई बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। ओह क्या रियली? इन 10 लाख रुपए के अलावा तुम्हारी कोई और शर्त तो नहीं है? वाओ, ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम अपना एड्रेस मुझे भेज दो। धनुष ने जल्दी से फोन उठाते हुए बात खत्म करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसने दूसरी कंडीशन सुनी तो वो एक्साइटेड हो गया, जैसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ मिल गया हो। दरअसल धनुष को फोन करने वाला आदमी शिटू पांचाल था, जिससे गेम हॉल में पैसे जीतने के बाद उसकी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि गेम हॉल के मालिक खजान सिंह से शिटू ने ही धनुष के पैसे दिलाए थे। शिटू ने धनुष का नंबर पपी से ले लिया था। शिटू ने पपी से कहा था कि जैसे ही धनुष स्कूल में वापस आ जाए, पपी उसे जल्दी से जल्दी कॉल कर दे। पपी को शिटू का मैसेज अच्छे से याद तो था, पर धनुष स्कूल पहुंचते ही इतनी जल्दी वहां से निकल गया कि पपी को मौका ही नहीं मिला उसे शिटू के बारे में बताने का। शिटू बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, वो धनुष से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। इसीलिए पपी ने शिटू के बार बार जिद करने पर धनुष का नंबर शिटू को दे दिया था, और धनुष का नंबर मिलते ही शिटू ने ज्यादा इंतजार न करते हुए इमीडिएटली उसे कॉल करके अपना ऑफर दे दिया था। शिटू के भाई सतेंद्र को किसी भी हालत में बड़ी हवेली गांव की जमीन चाहिए थी। जुए का खेल जीतने की जो शर्त उसके सामने थी, वो खेल शुरू होने ही वाला था। दूसरी टीम का खिलाड़ी आ चुका था और शिटू के पास धनुष के सिवा कोई और उस खेल का पक्का खिलाड़ी नहीं था। इसीलिए शिटू जितनी जल्दी हो सके धनुष से अपनी डील पक्की करना चाहता था। शिटू के बड़े भाई सतेंद्र ने ही शिटू को चारों ओर से थक हार कर एक ऐसे खिलाड़ी को खोज कर लाने के लिए कहा था जो किसी भी तरह उस गेम को उनके लिए जीत सके, क्योंकि अगर सतेंद्र उस गेम को नहीं जीत पाया तो बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल जाएगा। धनुष को जुआ खेलते हुए शिटू ने गेम हॉल में देखा था। ऐसी स्थिति में धनुष ही एक ऐसा मास्टर प्लेयर था जो उन लोगों की मदद कर सकता था। शिटू ने धनुष को ऐसा ऑफर दिया था जो उसके लिए मना करना संभव ही नहीं था, क्योंकि धनुष को किसी भी तरह अपनी साधना के बीच में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए जैसे ही शिटू ने उसे 10 लाख रुपए का ऑफर दिया तो वो योगेंद्र को छोड़कर वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले धनुष उन सभी को अच्छे से समझाना चाहता था।
इसलिए उसने योगेंद्र को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, बहुत खुशकिस्मत है तू, पर ध्यान रख अगर मैंने अगली बार कहीं भी तुझे और तेरे इन दोस्तों को किसी भी मासूम को बेवजह परेशान करते हुए देखा तो अगली बार तुझे इससे भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वैसे मुझे यकीन है तुम तीनों ये आज का दिन इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। धनुष ये कहकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात सुनते हुए योगेंद्र को डर नहीं बल्कि खुशी हो रही थी कि चलो आखिरकार तूफान थम गया। जब तक धनुष दिखाई देना बंद नहीं हो गया तब तक योगेंद्र, विक्रांत और वरुण जिस स्थिति में थे वैसे ही रहे, जैसे अगर उन्होंने उंगली भी हिलाने की कोशिश की तो धनुष कहीं वापस न आ जाए। और फिर धनुष के जाते ही योगेंद्र एक गहरी सांस लेते हुए वहीं सड़क पर गिर गया, जैसे कोई फल पकने के बाद पेड़ से टूटकर गिर जाता है। योगेंद्र मुंह खोलकर जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। आज से पहले कभी किसी ने ना तो उसकी ऐसी पिटाई की थी और ना ही इतनी बेइज्जती उसे झेलनी पड़ी थी। सड़क पर पड़े हुए योगेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान शांत हो गया हो। वरुण उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है, योगेंद्र मेरे भाई तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे यार, अगर मैं तुझे गुस्सा ना दिलाता तो उस गधे से लड़ने की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। योगेंद्र अभी तक तेज तेज सांस लेता हुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और वरुण उसके पास बैठा उससे माफी मांग रहा था। तभी योगेंद्र गर्दन उठाकर वरुण की ओर घूरने लगता है। काफी देर तक गर्दन नीचे झुके रहने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था और आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वरुण को उसकी आंखें देखकर डर लग रहा था कि कहीं योगेंद्र गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ तो नहीं मारने वाला। वरुण अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक ही योगेंद्र मुस्कुरा रहा है। वो वरुण से कहता है, वरुण मेरे भाई तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं नहीं जानता कि तू अभी अपने दिमाग में क्या क्या सोचे जा रहा है, पर मुझे पता है कि तू आग में घी डालने का काम जरूर कर रहा था। मुझे दुख इस बात का है कि मैं उसने मुझे खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया, वरना वो कमीना। आह आह कहते कहते योगेंद्र अपनी पीठ को पकड़कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द के कारण वो अपनी जगह से खड़ा ही नहीं हो पा रहा। योगेंद्र ने जब अपने दोनों हाथों की कलाइयों को देखा तो वो उनके ऊपर बने नीले निशान को देखकर डर गया था। धनुष ने उसके दोनों हाथों को इतना कसकर मरोड़ दिया था कि उसकी कलाइयां नीली पड़ गई थी। वरुण वहीं बैठा हुआ सब देख रहा था। योगेंद्र की बात सुनकर उसके दिल को थोड़ी ठंडक पड़ गई थी, क्योंकि पहले उससे लग रहा था कि योगेंद्र उससे बहुत नाराज होगा, पर उसे मुस्कुराते हुए देखकर वरुण की जान में जान आ गई थी। योगेंद्र की दर्द से भरी कराह को सुनकर वरुण विक्रांत से कहता है, विक्रांत मेरी गाड़ी की डिग्गी में एक वाइन की बोतल रखी हुई है, तू जल्दी से उसे लेकर आ। मैं उसे योगेंद्र के जख्मों पर लगा दूंगा तो उसके जख्म भरने में आसानी होगी। और फिर उसने योगेंद्र के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कलाइयों पर लगी हुई खरोचों को सहलाते हुए विक्रांत के वाइन की बोतल लेकर आने का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर धनुष शिटू पांचाल की बताई हुई जगह पर उससे मिलने पहुंच चुका था। सतेंद्र और शिटू पहले से ही धनुष का वहां इंतजार कर रहे थे। शिटू ने उसे पांचाल मैंसन में बुलाया था, जो शहर के सबसे महंगे इलाके में था। धनुष को देखते ही शिटू दौड़ता हुआ उसकी ओर आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, बड़े भाई आज हम बड़ी हवेली गांव की जमीन की डील हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। धनुष शिटू से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए सतेंद्र की ओर देख रहा है। सतेंद्र भी धनुष को एक संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ देखता है और अपने हाथ में लिए हुए गिलास को टेबल पर रख देता है। सतेंद्र ने यह भी नोटिस कर लिया था कि धनुष शिटू से हाथ मिलाते हुए भी उसी की ओर देख रहा है, इसलिए वो गिलास रखते ही अपनी जगह से धनुष की ओर बढ़ा और उससे कहा, मेरा नाम सतेंद्र है और मैं शिटू का बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शिटू के कहने पर यहाँ तक आने के लिए। अब हमारी जीत सिर्फ तुम पर निर्भर है, चैंपियन धनुष। धनुष को सतेंद्र का उसे चैंपियन कहकर बुलाना बहुत अजीब लगा और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच के भाव आ गए थे, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर सतेंद्र का अभिवादन स्वीकार किया। धनुष को लगा कि सतेंद्र और शिटू उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, जो उसे गलत लगा, इसलिए उसने सतेंद्र से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर पांचाल मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, बेशक मेरी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करने की टेक्निक दूसरे लोगों से बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं इस खेल में बिल्कुल नया खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं गेम से पहले ही आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं केवल आपके लिए कोशिश कर पाऊंगा पर जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। धनुष को अपनी बात कहते हुए यही लग रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सतेंद्र उसे वापस भेज देगा। शिटू पांचाल की बातें सुन सुनकर धनुष अब तक ये समझ चुका था कि बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट शिटू और उसके बड़े भाई सतेंद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो उसके लिए बहुत परेशान है। वो लोग धनुष के ऊपर इतना भरोसा कर रहे थे कि धनुष खुद भी डर रहा था कि वो उन्हें अपनी जीत की गारंटी कैसे दे। धनुष ने शिटू का ऑफर भी सिर्फ अच्छे पैसों के लिए मंजूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी वो दिल में बड़ी हवेली गांव जैसे हरे भरे इलाके में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के खिलाफ था। धनुष को जब से बड़ी हवेली गांव की चोटी पर आध्यात्मिक ऊर्जा के होने का पता चला था, तब से ही वो अपनी साधना शुरू करने के लिए जरूरी सामान के बंदोबस्त में लगा हुआ था और उसी के लिए धनुष को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। शिटू धनुष के पास जो ऑफर लेकर आया था वो उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, इसीलिए धनुष चाहकर भी शिटू और सतेंद्र को जुए के खेल में उनकी ओर से खेलने को मना नहीं कर पाया था। हालांकि धनुष ने इससे पहले इमॉर्टल वर्ल्ड और धरती पर भी कभी पैसे कमाने के लिए जुए जैसे खेल का सहारा नहीं लिया था।
इसलिए उसे अपनी जुए खेलने की प्रतिभा पर कोई खास भरोसा नहीं था। धनुष को यह भी डर था कि कहीं अगर वो गेम में हार गया तो शिटू और सतेंद्र उसके सर पर इस हार का ठीकरा न फोड़ दे और बाद में उससे लड़ाई करना शुरू कर दे, इसीलिए धनुष ने पहले ही सतेंद्र को आगाह कर दिया था। लेकिन धनुष जो सोच रहा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। धनुष को अंदाजा ही नहीं था कि जिस ईमानदारी से उसने सतेंद्र के सामने अपनी बात कही थी, सतेंद्र उसके ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करने लगेगा। इससे पहले सतेंद्र ने धनुष को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसे इस खेल को खेलने के लिए कोई और मिल ही नहीं रहा था, लेकिन धनुष की ईमानदारी को देखकर उसका आत्मविश्वास धनुष के ऊपर और बढ़ गया था। धनुष की उस सच्चाई से भरे कन्फेशन को सुनकर सतेंद्र मुस्कुरा कर कहता है, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी चैंपियन धनुष। दरअसल जुआ खेल ही ऐसा है जिसमें कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों न हो, वो भी कभी अपनी छाती ठोककर जीत की गारंटी नहीं दे सकता। ये गेम है ही इतना अनप्रिडिक्टेबल। धनुष और सतेंद्र अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उस मैंसन के गेट पर कुछ गाड़ियां तेजी से आते हुए रुकी और उनके जोर से ब्रेक लगने की आवाज ने शिटू, सतेंद्र और धनुष का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाड़ी से उतरकर कुछ लोग तेजी से मैंसन के एंट्री गेट की ओर दौड़ पड़े। धनुष ने जैसे ही उन लोगों को अंदर आते देखा वो सरप्राइज हो गया और एकटक उसी ओर देखता रहा, क्योंकि ये तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि वही तीनों विक्रांत, योगेंद्र और वरुण थे जिनसे अभी कुछ देर पहले बीच सड़क पर धनुष की लड़ाई चल रही थी। धनुष के उनकी ओर देखते ही योगेंद्र ने भी उसे वहां देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली थी। योगेंद्र को पहले अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि उसे अभी तक चारों ओर धनुष ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़कर धनुष को पहचाना, वो जन्हा था वन्हा का वहीं रुक गया और फिर कुछ कदम पीछे हट गया था। योगेंद्र थोड़ा तेज चल रहा था इसलिए वो आगे था। विक्रांत और वरुण उसके पीछे थे इसलिए योगेंद्र पीछे हटते हुए उन दोनों से टकरा गया था। वरुण और विक्रांत दोनों तेजी से पीछे हटते हुए योगेंद्र से टकराने के कारण गिर गए थे। वरुण और विक्रांत अचानक से गिरने के बाद खुद को संभालते हुए योगेंद्र की ओर देख ही रहे थे कि तभी योगेंद्र डरते हुए चिल्लाने लगा, तुम यहाँ कैसे? तुमने बोला था तुम लड़ाई नहीं करना चाहते, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? योगेंद्र डर के कारण ढंग से अपनी बात कह भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अभी तक उस भयावह स्थिति से बाहर ही नहीं निकल पाया था जहां धनुष ने उसे बीच सड़क पर बुरी तरह से मारा था। और ये तो योगेंद्र सोच भी नहीं सकता था कि धनुष उसके सामने फिर से इतनी जल्दी आ जाएगा। क्या योगेंद्र सतेंद्र को धनुष के बारे में बता देगा? क्या धनुष सतेंद्र के लिए जुए के खेल में जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH54 स्टेटस। योगेंद्र धनुष को देखते ही कांपने लगा था। उसे लगा कि धनुष फिर से उसे मारने के लिए पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। योगेंद्र पहले से धनुष के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो तो रास्ते में आते आते ये सोच रहा था कि कैसे धनुष को ढूंढकर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये तो योगेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष उसके सामने इतनी जल्दी आ जाएगा, इसलिए वो उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगा था। योगेंद्र को धनुष की ओर देखकर बुरी तरह डरते हुए सतेंद्र ने भी देख लिया था, जिसे देखकर सतेंद्र भी सरप्राइज था। वैसे उन तीनों का आता देख वो धनुष को वहीं छोड़ सतेंद्र उनसे अकेले में बात करना चाहता था, पर उस स्थिति में धनुष को लगता कि सतेंद्र ने उसे वहां बुलाकर अकेला छोड़ दिया है, इसलिए सतेंद्र धनुष को पीछे करते हुए योगेंद्र की ओर बढ़ गया था। सतेंद्र को अच्छी तरह से योगेंद्र का स्वभाव मालूम था। उसके अंदर पैसों और अपने हाई क्लास होने का इतना घमंड था कि धनुष जैसे मिडिल क्लास लड़के को देखकर वो पहले उसकी बेइज्जती जरूर करता। सतेंद्र के सभी दोस्त भी योगेंद्र की इस आदत से वाकिफ थे। योगेंद्र सच में एक बहुत ही बददिमाग और बदतमीज इंसान है, लेकिन ऐसे बदतमीज और दबंग इंसान को जब उसने धनुष को देखते ही ऐसे डरते हुए देखा तो सतेंद्र खुद ही बहुत शॉक हो गया था। इसलिए उसने धनुष से पूछा, धनुष भाई ये क्या माजरा है? धनुष ने शांति से मुस्कुराते हुए सतेंद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है मेरी शक्ल इनके किसी दोस्त या फिर दुश्मन से मिलती है। इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। धनुष ने योगेंद्र को देखते हुए बड़ी सफाई से बात को घुमा दिया था, जबकि योगेंद्र यही सोच रहा था कि धनुष जरूर उस घटना के बारे में बताएगा जहां योगेंद्र की बीच सड़क पर उसने बुरी तरह से पिटाई की है। लेकिन धनुष ने उसकी ओर एक बार देखकर उसे न पहचानते हुए अपनी नजरें दूसरी दिशा में घुमा ली थी। वरुण और विक्रांत भी धनुष को वन्हा देखकर चौंक गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि धनुष आखिर वन्हा कर क्या रहा है। अब उन तीनों को धनुष की पिटाई से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं धनुष शिटू और सतेंद्र के सामने उनकी लड़ाई के बारे में ना बता दे। अगर ऐसा हो गया तो विक्रांत, वरुण और खासकर योगेंद्र की सभी दोस्तों में बहुत मजाक उड़ाई जाएगी। धनुष पहले ही 2 बार उन तीनों का तमाशा बना चुका था, और अगर उन दोनों घटनाओं में हुई उन तीनों की बेइज्जती के बारे में उनके दोस्तों को भी पता चल गया तो उनका अपने ही दोस्तों से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। धनुष की बात सुनकर वो तीनों मन ही मन खुश हो गए थे, क्योंकि उसने उन तीनों को ही पहचाने से मना कर दिया था। लेकिन जिस तरह से धनुष ने उनकी ओर देखा था, धनुष की वो नजरें उनके दिल के अंदर तक चुभ गई थी। योगेंद्र, विक्रांत और वरुण तीनों ही धनुष के सामने फिर से बेइज्जत होकर वहां से दूर एक कोने में जाकर खड़े हो गए थे। उस वक्त वो तीनों आपस में भी कोई बात नहीं कर पा रहे थे। गलती से कोई और समझ लिया। सतेंद्र भी धनुष के जवाब से संतुष्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने योगेंद्र की आंखों में डर पहली बार देखा था, और वैसा ही डर विक्रांत और वरुण दोनों की आंखों में भी दिखाई दे रहा था।
लेकिन सतेंद्र ने आगे ना पूछते हुए उस बात को वहीं छोड़ दिया क्योंकि जुए का खेल शुरू होने वाला था और सतेंद्र को उसकी चिंता ज्यादा थी। तभी शिटू उनके पास आता है और ऊपर दीवार पर लटकी हुई घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, बड़े भाई, खेल शुरू होने का समय हो गया है, चलिए ऊपर चलते हैं। पांचाल परिवार का वो आलिशान मैंसन शहर के सबसे पॉश इलाके में था। उस ऊंची बिल्डिंग जिसमें वो मैंसन बना हुआ था 49 फ्लोर्स थे। शहर के अमीर से अमीर लोगों के लिए भी वहां एक रात के लिए भी ठहरना एक बहुत ही सम्मान की बात थी। मैंसन के टॉप फ्लोर पर बने हॉल में जब धनुष ने एंट्री की तो वहां सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक थी एक बहुत खूबसूरत करीब 30 साल की औरत जिसने इतनी टाइट ड्रेस पहनी हुई थी कि कोई भी उसके फिगर का अंदाजा आसानी से लगा सकता था। अपने सनग्लासेस के कारण वो और भी ज्यादा खूबसूरत और मिस्टीरियस लग रही थी। और उसी के साइड में एक करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी अपने एक पैर को दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बैठा हुआ था, जो लगातार धनुष की ओर ही देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ बहुत पैनी नजरों से धनुष को घूरते हुए सामने रखी प्लेट से अखरोट खा रहा था। धनुष आगे बढ़ता हुआ वहां रखी बाकी चीजों और उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। तभी उस खूबसूरत औरत ने आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी की ओर से छोटी ईगार बढ़ाया और उसे जलाते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर केविन, आज हम आपके ऊपर ही निर्भर हैं। अगर आज आप हमें ये खेल जीतने में मदद कर देंगे तो निश्चित रूप से आप बड़ी हवेली गांव के प्रोजेक्ट में सबसे बड़े शेयर होल्डर होंगे। उस बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही घमंड वाली मुस्कुराहट के साथ उस औरत की मदद से अपना सिगार जलाया और कहा, मिस सिंघानिया, जब मैं अपनी चाल इस खेल में चलता हूँ तो मेरे सामने बैठे खिलाड़ी को अपनी चाल समझ में आनी बंद हो जाती है। ये शहर छोड़ो, इस देश में तुम्हें मुझसे बड़ा इस खेल का खिलाड़ी नहीं मिलेगा। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और उस औरत के हाथ को पकड़कर अपना सिगार जला रहा था। उसकी आंखों से इस उम्र में भी उसकी हवस का अंदाजा साफ साफ पता लग रहा था। लेकिन उस औरत ने बूढ़े आदमी की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए उसे ध्यान से सुन रही थी। बेहद खूबसूरत और चालाक दिखने वाली उस औरत का नाम था शालिनी सिंघानिया। हालांकि शालिनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे पता था कि केविन एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है और जुए के उस खेल में उसे इतने साल खेलते हुए हो गए थे जितनी की शालिनी की उम्र भी नहीं थी। इसलिए वो जो बोलना चाहती थी उसे शालिनी ने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया था। जब से शालिनी सिंघानिया ने ये अनाउंसमेंट की थी कि पांचाल परिवार के खिलाफ जुए के खेल में सिंघानिया परिवार की ओर से ग्रैंड मास्टर केविन उस गेम को खेलेगा, तब से किसी ने भी पांचाल परिवार की ओर से खेलने के लिए हामी नहीं भरी थी। इसी बात से शालिनी को पता चल गया था कि केविन उस खेल का कितना बड़ा खिलाड़ी है। उस बूढ़े खिलाड़ी के सामने कोई भी खिलाड़ी आने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर के लिए हॉल में खड़े सभी लोग शांत होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर तभी शालिनी ने कहा, मैं जानती हूँ ग्रैंड मास्टर केविन जैसा दूसरा खिलाड़ी मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसीलिए मैंने हमारी ओर से खेलने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक पुराने जहाज को चलाने के लिए पायलट को बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। उसे जहाज को उड़ाने से पहले सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बाद में सॉरी बोलने से किसी की जान वापस नहीं आती। मेरा मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से अच्छा है हम पहले ही पूरी तैयारी कर ले। शालिनी की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर को यह समझ आ गया था कि शालिनी बड़ी हवेली गांव के प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है, वो किसी भी तरह का रिस्क बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ग्रैंड मास्टर के चेहरे की वो मुस्कुराहट शालिनी की बात सुनकर एक झटके में ही गायब हो गई थी। वो बिल्कुल सीरियस होकर शालिनी को उनकी जीत का भरोसा देने ही वाले थे कि तभी उस हॉल में योगेंद्र, विक्रांत और वरुण दरवाजे को जोर का धक्का मारते हुए अंदर दाखिल हो गए। अब तक शांत और गंभीरता से सोचती हुई शालिनी ने जैसे ही उन तीनों को हॉल में अंदर आते हुए देखा तो गुस्से में उसके चेहरे की मसल्स खींच गई थी। फिर वो उन तीनों को जोर से डांटते हुए कहती है, जब तक तुम तीनों नालायक मेरे साथ हो कोई भी काम अपने वक्त पर पूरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई और दिन होता तो तुम लेट आ सकते थे और तब मुझे शायद तुमसे कोई भी शिकायत नहीं होती, लेकिन आज जबकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है उस दिन भी तुम तीनों ने लेटा कर दिखा दिया कि तुम तीनों किसी भी जरूरी काम को कितना सीरियसली लेते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट तुम लोगों के हाथों में देकर मैं चैन से सो पाऊंगी? शालिनी उन तीनों को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। शालिनी को इस तरह गुस्से में देखकर योगेंद्र एक छोटे स्कूल के बच्चे की तरह अपनी सफाई देने लगा। दीदी दीदी, मैं इधर ही आ रहा था लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसमें फंस गया। योगेंद्र अपनी बड़ी बहन को गुस्से में देखकर ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, पर किसी तरह हकलाहट के साथ उसने अपने लेटाने का कारण बता दिया था। योगेंद्र के ठीक पीछे खड़े वरुण और विक्रांत ने तो शालिनी को गुस्से में देखते हुए कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की। शालिनी ने जैसे ही योगेंद्र की बात सुनी कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, वो जल्दी से अपनी जगह से लगभग दौड़ती हुई उसके पास आए और योगेंद्र के चेहरे और हाथों को पकड़ पकड़ चेक करते हुए बोली, एक्सीडेंट कैसे? कन्हा, सच सच बताओ दीदी को योगेंद्र, तुम्हें कन्ही लगी तो नहीं? योगेंद्र की एक्सीडेंट वाली बात सुनकर शालिनी बहुत डर गई थी। एक पल के लिए शालिनी भूल ही गई कि वो लोग वहां क्या इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त वो एक सफल बिजनेस वुमन नहीं बल्कि एक माँ की तरह अपने छोटे भाई के लिए परेशान हो उठी थी।
योगेंद्र के दिल में तो था कि वो अपनी बड़ी बहन शालिनी को सब कुछ सच सच बता दे कि कैसे वहां मौजूद धनुष ने ही उसे बीच सड़क पर एक चोर की तरह पीटा है, लेकिन बार बार कहने की कोशिश करने के बावजूद भी वो कह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लगा कि ये बहुत ही शर्म की बात कि उसे अपने झगड़े संभालने के लिए भी अपनी बहन का सहारा लेना पड़े। धनुष से बदला लेने के लिए तो उसे खुद ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा। योगेंद्र ने बात को टालने के लिए शालिनी से कहा, दीदी कोई डरने वाली बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए गाड़ी तेज चला रहा था और अचानक से सड़क पर एक आदमी बीच में आ गया तो मुझे तेज चलती गाड़ी में ही ब्रेक लगाने पड़े। योगेंद्र अपनी सफाई देते हुए शालिनी से बार बार नजरें चुरा रहा था और लेकिन वो ये भूल गया था कि सबूत के तौर पर उसके हाथों और चेहरे पर धनुष की पिटाई के निशान थे। वो निशान देखकर शालिनी ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका छोटा भाई उससे झूठ बोल रहा है। शालिनी ने योगेंद्र को जोर से गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर इतनी सी ही बात थी तो तुम्हारी कलाइयों पर ये मार के निशान कैसे, और तुम्हारे घुटने पर भी मिट्टी और खरोंचे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जरूर तुम बहुत बुरे तरीके से किसी से मार खा कर आए हो और यहाँ आकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। योगेंद्र बेशक शरीर में कितना ही लंबा चौड़ा और तगड़ा लड़का हो, लेकिन अपनी बड़ी बहन के गुस्से को देखते ही उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती थी। शालिनी को गुस्से में देखकर योगेंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपना मुंह भी खोल सके। योगेंद्र डरते हुए फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, मैं लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो शालिनी के सामने ना तो झूठ बोल पा रहा था और ना ही सच। शालिनी योगेंद्र से सच उगलवा ही लेती, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि दूर खड़े सतिंदर और धनुष उसकी और उसके भाई की पिटाई के बारे में जान जाएंगे और फिर उनका तमाशा बन जाएगा। इसलिए शालिनी ने उस मामले को वहीं छोड़ते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गई और योगेंद्र एक बार फिर से आने वाले एक बड़े तूफान से बच गया था। शालिनी ने सतिंदर को छेड़ते हुए उसे अपने दबंग अंदाज में कहा, मिस्टर पांचाल, आप हमें यहाँ बुलाकर शायद भूल ही गए थे, क्या यही आपकी मेहमाननवाजी है? सतिंदर शालिनी की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराया और फिर उसे एक अपने ही मजाकिया अंदाज में बोला, मिस सिंघानिया, आप हमेशा बहुत खुलकर बोलती है एंड आई रिस्पेक्ट दैट एटीट्यूड, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस मेंशन में और भी बहुत से वीआईपी गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए मैं हर समय हर एक जगह पर प्रेजेंट नहीं रह सकता। सतिंदर थोड़ा सा रुककर शालिनी के सख्त होते हुए चेहरे को देखकर फिर से मुस्कुराते हुए बोला, शालिनी जी, पांचाल मैंसन की होम सर्विस हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास रही है। आपको जिस चीज की भी जरूरत महसूस हो, आपकी टेबल पर एक कॉल बटन लगा हुआ है, उसे दबाते ही हमारे अटेंडेंट आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जहाँ शालिनी सिंघानिया एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के साथ ही एक दबंग एटीट्यूड वाली औरत थी, वहीं सतिंदर एक शांत और सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी रखता था। सतिंदर किसी की भी बातों का जवाब इस तरह देना जानता था कि सामने वाले को खुद अपने बर्ताव पर एक बार के लिए शर्म महसूस होने लगे। शालिनी समझ गई थी कि सतिंदर ने बातों ही बातों में उसे घुमाकर चांटा मारा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने इस तरीके से बात करे और उसकी बेइज्जती करे। गुस्से में शालिनी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन इतना ही कहकर वो रुक जाती है। शालिनी को पता था कि अगर वो फिर कुछ बोलेगी तो सतिंदर फिर से उसे ऐसे ही मुस्कुरा कर जवाब दे देगा और फिर एक बार उसे इतने लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी नजरें सतिंदर की ओर से हटाकर धनुष की ओर कर ली थी, लेकिन धनुष के ऊपर नजर पड़ते ही शालिनी ने एक पल में ही उसके चेहरे से अपनी आंखें हटा ली थी। धनुष की हालत देखकर ही शालिनी समझ गई थी कि वो एक बहुत ही साधारण सा मिडिल क्लास लड़का है। धनुष की प्लेन शर्ट और पैंट देखकर ही लग रहा था कि उसने वो कपड़े फुटपाथ पर लगने वाले किसी ठेले से खरीदे हैं, जिनसे उसके स्टेटस का पता साफ साफ लग रहा था। क्या शालिनी जान जाएगी कि धनुष ने ही उसके भाई योगेंद्र की पिटाई की है? क्या धनुष जुए के उस खेल में सतिंदर को जीत दिला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉर, आया सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH55 गंवार। ऊपर से नीचे तक धनुष के कपड़ों और जूतों की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो कुल मिलाकर उसने 1000 रुपए से ऊपर के भी कपड़े और जूते नहीं पहने हुए थे। धनुष की हालत देखकर ही उसकी फैमिली के स्टेटस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। दूसरी ओर शालिनी एक बहुत बड़े अमीर घर की बिगड़ स्वभाव की लड़की थी। बचपन से ही उसने इतना हाई स्टेटस देखा था कि उसे गरीबी और गरीब कौन होते हैं इसका अंदाजा कम ही था। शालिनी का मानना था कि गरीब परिवारों के बच्चों में ज्यादा दिमाग और कुछ करने की हिम्मत होती ही नहीं है और इसीलिए वो सारी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। शालिनी के लिए धनुष जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ और सिर्फ उसके जैसे अमीरों के घरों में काम करने के ही पैदा होते हैं। शालिनी को दिल ही दिल में धनुष को अपने इतने नजदीक देखकर एक अजीब सी चिढ़ हो रही थी। इसीलिए उसने धनुष को एक बार देखते ही उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली थी, या फिर वो शायद अपने इतने खास दिन को खराब नहीं करना चाहती थी। शालिनी ने गर्दन उठाकर शिटू और सतिंदर के पीछे देखने की कोशिश कर रही है, जैसे उसे किसी और के आने का इंतजार हो। फिर वो सतिंदर और शिटू की ओर देखकर पूछती है, मिस्टर पांचाल, आपने अपनी ओर से किस खिलाड़ी को आज के खेल के लिए चुना है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो अभी तक नहीं आया? शालिनी को लगा कि सतिंदर किसी खिलाड़ी का इंतजाम ही नहीं कर पाया है और उसने अपनी हार मान ली है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई थी। शालिनी की उस घमंड से भरी मुस्कुराहट का मतलब सतिंदर अच्छे से जानता था। वो समझ गया था कि शालिनी धनुष को लेकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है।
सतेंद्र फिर से अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, मिस सिंघानिया, आप पहले से भी ज्यादा मजाकिया हो गई है। आप तो जानती ही हैं, एक टॉप क्लास चैंपियन का इस शहर में मिलना कितना मुश्किल है। जहाँ आपने ग्रैंड मास्टर केविन को अपनी ओर से खेलने के लिए चुना है, वहीं हमने चैंपियन धनुष को अपनी जीत की जिम्मेदारी दी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों न खेल को शुरू किया जाए। सतेंद्र ने बेशक शालिनी को फिर से विनम्र स्वभाव से ही जवाब दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए वक्त ना बर्बाद करके खेल को शुरू करने में ही समझदारी समझी। सतेंद्र ने जब पहली बार धनुष को देखा था तो उसका रिएक्शन भी धनुष को लेकर शालिनी जैसा ही था। लेकिन सतेंद्र जानता था कि धनुष को उसके छोटे भाई शिटू ने ढूंढा है, इसलिए हो ना हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, क्योंकि शिटू भी अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट उसके बड़े भाई सतेंद्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सतेंद्र ने धनुष के पहनावे को नजरअंदाज कर दिया था। सतेंद्र धनुष को देखकर इतना तो समझ ही चुका था कि धनुष की समझबूझ और होशियारी का उसके पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सतेंद्र ये नहीं जानता था कि योगेंद्र और धनुष के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जिस तरह धनुष को देखते ही योगेंद्र डर गया था और लखाती जुबान के साथ कुछ बताने की कोशिश करते करते रुक गया था, उसी से सतेंद्र को आभास हो गया था कि बेशक धनुष ने गलतफहमी का बहाना बनाकर बात को टाल दिया हो, लेकिन हकीकत में बात कुछ और है, जिसे वो सभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र ही नहीं, विक्रांत और वरुण भी धनुष को अचानक से सामने देखकर जिस तरह शॉक हो गए थे, उससे तो सतेंद्र को पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि सच में बात कुछ और ही है, जिसके बाहर आने से वो तीनों घबरा रहे हैं, क्योंकि उन तीनों में से किसी एक को धनुष को देखकर गलतफहमी हो सकती थी। लेकिन तीनों को एक साथ एक ही जैसी गलतफहमी कैसे हो सकती है, यही बात सतेंद्र के दिमाग में बार बार स्ट्राइक कर रही थी। ओ माय गॉड, रियली? तुम इसे लेकर आए हो? शालिनी धनुष की ओर देखकर एकदम से चिल्लाकर बोली। जब सतेंद्र ने उसे बताया कि उनकी ओर से धनुष ही खेलेगा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें धनुष की ओर देखते हुए और बड़ी हो गई थी। इस बार शालिनी धनुष की ओर देखते हुए सोच रही थी कि आखिर क्या देखकर सतेंद्र ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए उसके ऊपर दांव लगाया है। मेरी आंखें और याददाश्त वैसे इतनी कमजोर तो नहीं हुई है कि मैं इसे पहचान भी ना सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है, इस शहर में मैंने इस लड़के को आज तक किसी भी गेम हॉल में नहीं देखा है, और ना ही शहर की गैम्बलिंग सोसाइटी की किसी भी पार्टी में। मुझे तो शक है कि इसने कभी ये खेल खेला भी है या नहीं। ग्रैंड मास्टर केविन भी सतेंद्र की बात सुनकर सरप्राइज हो आते हैं और धनुष की ओर घूरते हुए देख रहे हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं। सतेंद्र ये जानता था कि सिंघानिया परिवार की ओर से उनके जैसा शहर का सबसे मशहूर खिलाड़ी द ग्रेट ग्रैंड मास्टर केविन खेलने वाला है, फिर भी उसने धनुष जैसे साधारण से लड़के को कैसे चुन लिया। वो एक बार फिर से धनुष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सतेंद्र से कहते हैं, मिस्टर पांचाल, आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन सतेंद्र की सोच उन लोगों से अलग थी। अगर उसने धनुष को उस गेम के लिए चुन लिया था तो अब वो पीछे नहीं हटने वाला। सतेंद्र को धनुष के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था। इसलिए सतेंद्र उन दोनों से कहता है, मिस सिंघानिया और ग्रैंड मास्टर केविन, मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल जब मिस सिंघानिया ने ये अनाउंस किया कि उनकी ओर से ग्रैंड मास्टर केविन इस जुए के खेल को खेलेंगे तो कोई और खिलाड़ी केविन सर के सामने खेलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मुझे गैम्बलिंग सोसाइटी के बाहर से ही किसी को चुनना पड़ा। सतेंद्र ने शालिनी और केविन को बड़ी सहजता से अपनी परेशानी बता दी थी। शालिनी और केविन दोनों ही सतेंद्र की इस परेशानी को सुनकर बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनके लिए खेल की बाजी तो बस अब एक औपचारिकता मात्र ही रह गई थी, क्योंकि सतेंद्र ने जो खिलाड़ी चुना था उससे तो इस खेल का कोई अनुभव ही नहीं है, फिर वो केविन जैसे कुशल खिलाड़ी के सामने ज्यादा देर तक टिकने की हिम्मत कैसे कर पाएगा। शालिनी यही सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने सतेंद्र को कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही योगेंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोल पड़ा, मिस्टर पांचाल तो हमेशा से ही कोयले की खदान में हीरा ढूंढने में माहिर है, मुझे तो इनकी इस अदा से अब जलन होने लगी है। सतेंद्र समझ रहा था कि योगेंद्र की उस हंसी में उसकी तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती छुपी हुई है। इससे पहले जब योगेंद्र ने धनुष को शिटू और सतेंद्र के साथ देखा था तो वो डर गया था। वो समझ ही नहीं पाया था कि आखिर धनुष उन दोनों के साथ वहां क्या कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि शिटू और सतेंद्र ने धनुष को ग्रैंड मास्टर केविन के सामने खेलने के लिए चुना है तो वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। उसे लगा, सतेंद्र जैसा समझदार और चालाक आदमी इतना बेवकूफी भरा डिसीजन कैसे ले सकता है। हालांकि योगेंद्र को भी धनुष के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन धनुष के कपड़ों से उसने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर वो कोई गांव के किसान का लड़का है और हो न हो बड़ी हवेली गांव के आसपास ही रहता है, क्योंकि योगेंद्र को पहली बार धनुष उसी पहाड़ी के ऊपर मिला था। पर उसे ताज्जुब हो रहा था कि इस बेवकूफ गांव के लड़के को देखकर सतेंद्र ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो ग्रैंड मास्टर केविन जैसे धुरंधर खिलाड़ी का मुकाबला कर सकता है। योगेंद्र को धनुष की ऐसे मजाक उड़ाते देख विक्रांत और वरुण भी कन्हा पीछे रहने वाले थे। आखिरकार काफी देर बाद उनके हाथ ऐसा मौका लगा था। इंटरेस्टिंग, मुझे तो लगता है ये खेल अब और भी मजेदार होने वाला है। हमने तो सोचा था कि ग्रैंड मास्टर केविन की एंट्री होते ही मिस्टर पांचाल की ओर से कोई खेलेगा ही नहीं,
लेकिन ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मिस्टर पांचाल ऐसा खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ी चुन कर ले आएंगे जिसे इस खेल की एबीसीडी भी नहीं मालूम होगी। मिस्टर पांचाल, ये कोई कंचे का खेल नहीं है जो आप गांव की गलियों से एक गंवार को उठाकर ले लाए हैं। वरुण के साथ ही सुर में सुर मिलाता हुआ विक्रांत कहता है, मिस्टर पांचाल, अगर आप बड़ी हवेली गांव के प्रोजेक्ट को खोना ही चाहते थे तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। विक्रांत और वरुण दोनों आपस में तालियां मार मार कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दरअसल उनकी तालियां और वो ठहाके वाली हंसी सतेंद्र पांचाल के लिए नहीं बल्कि धनुष को नीचा दिखाने के लिए थी। धनुष की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखने के बाद विक्रांत, वरुण और योगेंद्र बेशक लड़ाई में उससे डर रहे हों, लेकिन जुए के खेल में धनुष उनके सामने एक नौसिखिया बच्चा था और यन्हा तो उसके सामने आज ग्रैंड मास्टर केविन खेलने वाले हैं जो पूरे शहर ही नहीं बल्कि देश की सभी गैम्बलिंग सोसाइटी के खिलाड़ियों को धूल चटा चुके हैं। उन तीनों को जैसे ही ये याद आता है कि धनुष ने कैसे बीच सड़क पर उनकी बेइज्जती की है, वो गुस्से में दांत पीसते हुए धनुष के खिलाफ कुछ भी बोलने और उसकी बेइज्जती करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। उन तीनों को धनुष के बारे में ऐसी बातें और बार बार उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करते हुए देखकर शालिनी उत्सुकतावश उनसे पूछ बैठती है, तुम लोग इतना सब कुछ इस लड़के के बारे में कैसे जानते हो। तब योगेंद्र और उसके साथ खड़े विक्रांत और वरुण की हंसी एकदम से बंद हो गई। वो तीनों ये भूल ही गए थे कि उनका जरूरत से ज्यादा बोलना उनके लिए ही खतरा पैदा कर सकता है। योगेंद्र और वरुण तो शालिनी के सवाल पर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे, लेकिन उस वक्त विक्रांत ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शालिनी से कहा, दीदी, मैं, योगेंद्र और वरुण कल ही बड़ी हवेली गांव गए थे, वहीं हम इस लड़के से मिले थे, हमें बहुत भूख लगी थी और गलती से हमारी सभी खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी। हमने देखा कि इस लड़के के पास कुछ खरगोश और केकड़े हैं जिन्हें हम खरीदना चाहते थे। काफी बार इससे रिक्वेस्ट करने के बाद और 4 गुना दाम के ऑफर के बाद भी इस जिद्दी ने हमें वो खरगोश और केकड़े नहीं दिए। इसीलिए आज जब हमने इसे यन्हा अपने बीच देखा तो हमें गुस्सा आ गया। विक्रांत जानता था कि अगर उन्होंने शालिनी के सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उसे शक हो जाएगा और फिर वो जब तक पूरी बात नहीं जान लेगी तब तक उन्हें छोड़ेगी नहीं। इसीलिए उसने शालिनी को एक्सीडेंट के बाद उनकी पिटाई की बात छोड़कर सिर्फ बड़ी हवेली गांव की चोटी पर जो हुआ था उसी बारे में बताया। फिर वरुण भी कन्हा चुप रहने वाला था, उसे तो वैसे भी अपनी कार के बोनट के नुकसान का बदला धनुष से लेना था। उसने भी आग भी डालते हुए शालिनी से कहा, दीदी, आप ही बताइए, ये गवार आपको कन्हा से चैंपियन लगता है। इस बेवकूफ को तो कोई किराने की दुकान पर अपना नौकर भी ना रखे। इनके जैसों की ना तो कोई क्लास होती और ना ही ये लोग अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसके पास कुछ है तो बस अका। विक्रांत और वरुण को धनुष को ऐसे भद्दी कमेंट करते हुए देखकर एक बार के लिए तो योगेंद्र का मन भी कुछ कहने का हुआ, लेकिन मुंह खोलने से पहले ही उसकी नजर अचानक से धनुष की उस मुस्कुराहट पर चली गई जो वो विक्रांत और वरुण की बात सुनकर कर रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर अचानक से ही योगेंद्र कांप गया था। योगेंद्र को लगा कि धनुष मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि वो तो विक्रांत और वरुण की गलतियां गिन रहा है और खेल खत्म होने के बाद उन दोनों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। उन सभी की बातों को वहीं विराम देते हुए ग्रैंड मास्टर केविन कहते हैं, चलो ठीक है, अब सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो क्यों ना खेल शुरू किया जाए, क्योंकि मुझे खेल खत्म होते ही मॉस्को जाना है। ग्रैंड मास्टर केविन उन लोगों की बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वैसे भी वो तो ये जानकर ही खुश थे कि उनके सामने एक नौसिखिया बच्चा है जिसे हराने में उन्हें कोई खास वक्त नहीं लगेगा। बस खेल के शुरू होने की देर थी, खत्म तो वो कुछ ही मिनटों में कर देंगे। दरअसल जैसे ही विक्रांत के मुंह से उन्होंने सुना कि धनुष कोई गांव का गंवार लड़का है जो वन्हा के छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता है, तो उन्हें लगा धनुष को उनके सामने खेलने के लिए बुलाना उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर केविन वन्हा बैठे हुए काफी घुटन महसूस करने लगे थे। लेकिन सतेंद्र ग्रैंड मास्टर केविन की बातों और उनकी आंखों में अचानक ही आए गुस्से को देखकर समझ गया था कि ग्रैंड मास्टर केविन धनुष के साथ खेलना अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं और वो सतेंद्र को ही इसका दोषी मानते हैं क्योंकि वो ही धनुष को वन्हा लेकर आया है। ये सोचकर एक बार के लिए तो सतेंद्र काफी डर गया था, पर उसने सोचा कि केविन तो पहले ही उसका ऑफर ठुकरा कर उसके दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं, इसलिए सतेंद्र ने खुद को शांत कर लिया और धनुष से कहा, अगर चैंपियन धनुष तैयार है तो क्या हम खेल शुरू कर सकते हैं। सतेंद्र की बात सुनकर धनुष कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था क्योंकि वो गेम के रूल्स जानना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि योगेंद्र और उसके दोस्त उसी की ओर देख रहे हैं और अगर उसने गेम के रूल्स के बारे में पूछा तो वो लोग फिर से उसकी मजाक उड़ाएंगे, तो उसने रूल्स के बारे में ना पूछकर सतेंद्र से कहा, मैं तैयार हूँ मिस्टर पांचाल, आप जब चाहे खेल शुरू कर सकते हैं। धनुष खेल शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस शायद ग्रैंड मास्टर केविन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा धनुष एक नया लड़का होते हुए भी गेम के रूल्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। धनुष के आत्मविश्वास को केविन ने अपनी बेइज्जती समझ लिया और अचानक ही उन्होंने अपने सामने की टेबल पर रखी बेल के ऊपर गुस्से में हाथ मारते हुए धनुष से कहा, क्यों रे बंदर, तुझे खेल के रूल्स की कोई परवाह है या तू खुद को बहुत बड़ा तीर से मार खा समझता है। मुझे तो लगता है तू कोई और ही खेल खेलने आया है यन्हा। केविन ने बेल को जोर से दबाकर अटेंडेंट को बुला लिया था, लेकिन उससे पहले वो धनुष के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारना नहीं भूले थे। क्या ग्रैंड मास्टर केविन धनुष के साथ जुए की बाजी खेलेंगे? क्या धनुष केविन और बाकी लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH56 बाजी। धनुष ग्रैंड मास्टर केविन के गुस्से और बेइज्जती से भरे उस कमेंट को सुनते ही जन्हा था वन्ही का वन्ही रुक गया। काफी देर से धनुष वन्हा हो रही अपनी बेइज्जती को सहन कर रहा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर केविन ने जिस तरीके से उसे बोला था वो धनुष की बर्दाश्त की हद से बाहर हो चुका था। धनुष ने केविन को बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से में दांतों को भींचते हुए कहा, मिस्टर चिंपांजी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही खेलिएगा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हारने के बाद कौन सा बहाना बनाना है वो भी अभी सोच लीजिए। धनुष समझ गया था कि अगर वो अब भी जवाब नहीं देगा तो वो लोग उसे बार बार कुछ ना कुछ बोलकर बेइज्जत करते ही रहेंगे। इसलिए उसने ग्रैंड मास्टर केविन को गुस्से से आंखें दिखाते हुए अपना परिचय दे ही दिया। ग्रैंड मास्टर केविन ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि धनुष उन्हें ऐसे भी जवाब दे सकता है। अब तो केविन को मानो काटो तो खून नहीं, वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ टेबल को पीटता हुआ बोला, तूने खुद ही अपनी औकात दिखा दी है। तो बस अब जल्दी से खेल शुरू करते हैं। मैं तेरी ये गंदी शक्ल ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहता। ग्रैंड मास्टर केविन अंदर ही अंदर धनुष की बात सुनकर बुरी तरह जल रहे थे। वहीं दूसरी ओर धनुष की तो जैसे केविन का खून जलाकर मनचाही इच्छा पूरी हो गई हो। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी औकात मैं जानता हूँ, आप भी कुछ ही देर में जान जाएंगे। धनुष ने बिना गेम के रूल जाने खेल शुरू करने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसे ये डर जरूर सता रहा था कि अगर ग्रैंड मास्टर केविन ने जुए का कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जिसके रूल्स बहुत ही मुश्किल हुए तो उसे तो वो रूल्स समझने में ही काफी वक्त लग जाएगा, और उस स्थिति में वो अपनी बाजी हार भी सकता है, क्योंकि जुआ कई तरीकों से खेला जा सकता है और ग्रैंड मास्टर केविन की तो उम्र ही जुए में बीत गई थी। जाहिर है वो तो हर एक तरीके से वाकिफ होंगे। वहीं धनुष को इस खेल में जुम्मा जुम्मा अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन धनुष को ग्रैंड मास्टर केविन की उम्र देखकर लग रहा था कि हो ना हो वो सबसे पॉपुलर डाइस गेम ही खेलेंगे। डाइस गेम जुए में सबसे अलग तरीके से खेला जाता था और जुए के सभी खेलों में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी था। धनुष को इसकी कोई खास जानकारी तो नहीं थी, हालांकि उसने ये खेल कई बार टीवी पर जरूर देखा था और कई बार दोस्तों के साथ स्कूल में गेम पीरियड के दौरान खेला भी था। इसीलिए धनुष को धुंधला धुंधला सा डाइस गेम खेल के बारे में याद था। धनुष अपने दिमाग में खोई हुई डाइस गेम के रूल्स की यादों को फिर से समेटने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में मेंशन का अटेंडेंट खेल शुरू करने के लिए पासे ले आया। ग्रैंड मास्टर केविन ने पासे अपने हाथों में लिए और कुछ अलग ही तरीके से पासों को अपने हाथों में घुमाकर चेक करते हुए उनमें से पासों को एक जोड़े को खेलने के लिए चुन लिया। धनुष ने देखा कि पासे सतिंदर पांचाल के मेंशन से ही आए हैं, इसलिए धनुष ने उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उसने सभी पासों के ऊपर अपनी नजरें जरूर घुमा ली थी। पासों से जुआ खेलने का तरीका बेहद पुराना और बहुत ही साधारण था। सभी खिलाड़ियों को पासे का एक जोड़ा और उसके साथ एक कप चाहिए होता था, जिसमें उसे कुछ देर तक जोर जोर से हिलाया जाता है। पासे को कप में डालो, जोर से हिलाओ और बस फेंक दो सामने। जिसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे वो ही खेल का विजेता माना जाता है। इस खेल को खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जुआ खेलने का ये तरीका सबसे पुराना है। हर किसी ने अपनी लाइफ में इस खेल को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, कभी टीवी पर तो कभी पब या फिर कई बार तो ये घरों में भी खेला जाता है। नॉर्मली आम लोगों के लिए इस खेल में जीतना उनकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। किस्मत अच्छी है तो जीता जा सकता है, और जब समय साथ नहीं देता तो बहुत कोशिशों के बाद भी धुरंधर खिलाड़ी के पासे भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते। लेकिन यहां स्थिति कुछ और थी। यहां पासे एक बेहद ही अनुभवी खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर केविन के हाथ में थे, जिन्हें शहर की गैम्बलिंग सोसाइटी पासों के जादूगर के नाम से जानती थी। ग्रैंड मास्टर के हाथ में पासे किस्मत का नहीं उनकी स्पेशल टेक्निक का कहा मानते थे। खेल के मंझे हुए खिलाड़ी जब पासा फेंकते थे तो वो अपने कुशल अनुभव और टेक्निक के जरिए फेंके जाने वाले पासों के नंबर को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करना जानते थे। इसीलिए उनके हाथ में आए हुए पासे उसी नंबर पर आकर रुकते थे जो वो चाहता। केविन ने पासे उठाकर अपने सामने रखे पासों को फेंकने वाले कप में डाले और मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। आंखें बंद करके वो हाथों में लिए हुए उस कप को जोर जोर से हिला रहे थे। अचानक से वो रुके और सतिंदर पांचाल की ओर देखकर बोले, मिस्टर पांचाल, क्या सचमुच तुम इस बच्चे को मेरे साथ खेलते देखना चाहते हैं? मुझे लगता है अच्छा होता इसकी बजाय तुम ही मेरे साथ खेलते, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरी सिक्स्थ सेंस कहती है इस बदतमीज से ज्यादा अच्छा समय तो आपका चल रहा है। केविन ने एक और मौका धनुष को नीचा दिखाने के लिए ढूंढ ही लिया था। वो सतिंदर को ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था। सतिंदर पांचाल ग्रैंड मास्टर केविन के उस भड़काने वाले ऑफर को नजरअंदाज करते हुए कहता है, केविन सर, आप अच्छी तरह जानते हैं पासों के इस खेल में किस्मत कब अपना पासा बदल ले कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं अपने निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि जुए में जीतने वाली किस्मत मेरे पास नहीं है और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए अभी के लिए आपके प्रतिद्वंदी चैंपियन धनुष ही रहेंगे। सतेंद्र समझ गया था कि केविन खेल शुरू होने से पहले धनुष के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर केविन ने नाक ऊपर की ओर सिकोड़ते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ कि मिस्टर पांचाल ने बड़ी हवेली गांव के प्रोजेक्ट को खोने का मन बना ही लिया है, और जब इन्होंने पहले ही हार मान ली है तो मैं कौन होता हूँ सर, सतेंद्र पांचाल को रोकने वाला।
सतेंद्र पांचाल की बात सुनकर केविन उसकी मजाक उड़ाते हुए पासा फेंकने के लिए अपने हाथ को जोर से हिलाता है। ग्रैंड मास्टर केविन ने इस खेल को लगभग अपना सारा जीवन ही दे दिया था। उन्होंने हर तरीके से और हर परिस्थिति में पासा फेंकने की कई टेक्निक हजारों बार प्रैक्टिस की हुई थी। सालों से प्रैक्टिस करने के कारण इस खेल में उनकी मास्टर स्किल्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ग्रैंड मास्टर केविन आंख बंद करके फिर से डाइस कप को जोर जोर से हवा में हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस डाइस कप में भी जान आ गई हो। वो भी हवा में ही बार बार अपना रूप बदल रहा था। वहां मौजूद सभी लोग डाइस कप की ओरिजिनल शेप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। कभी डाइस कप हवा में सीधा हो जाता था तो कभी टेढ़ा। केविन जैसे ही कप को नीचे की ओर घुमाते थे, सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते थे कि ग्रैंड मास्टर केविन ने कौन सा नंबर निकाला है। कुछ देर के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की गर्दन कठपुतली की तरह नाच रही थी। डाइस कप के इतने जोर जोर से हिलने के बाद भी उसके अंदर उछल रहे पासे बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर पासे हैं ही नहीं। अगर उन सभी ने ग्रैंड मास्टर केविन को पासे डाइस कप के अंदर डालते हुए नहीं देखा होता तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि उसके अंदर पासे हैं भी या नहीं। यही तो कला थी ग्रैंड मास्टर केविन की। जहां सभी की नजरें डाइस कप के ऊपर टिकी हुई थी, वहीं धनुष की आंखें केविन के चेहरे और उसके बदलते हुए भाव को ध्यान से देख रही थी। धनुष मन ही मन केविन के एक्सप्रेशंस देखकर सोच रहा था, ये बुढ़ा कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, लेकिन इस खेल का मास्टर जरूर है। धनुष समझ रहा था कि ग्रैंड मास्टर केविन कोई मंत्र नहीं बल्कि पासों पर आने वाले नंबर गिन रहे थे। और ये गिनती कोई कुशल खिलाड़ी ही कर सकता है जो हवा में नाचते हुए पासों के नंबर भी इमेजिन कर सके। बेशक धनुष को इस खेल में बहुत कम दिन हुए हो, लेकिन इतना तो वो भी जानता था कि इस खेल में धुरंधर वही होता है जिसके पास तेज कान और पैनी नजर के साथ साथ कलाइयों के अच्छे मूवमेंट भी हो। ग्रैंड मास्टर केविन के अंदर ये तीनों क्वालिटीज थी। उनके हाथ एक जगह फिक्स थे, बस घूम रही थी सिर्फ उनकी कलाइयां। उनके कान पासों के एक एक मूव को नोटिस कर रहे थे। इसी वजह से उनके हाथों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। एक फिक्स रेंज में ही वो डाइस कप को मूव कर रहे थे। बीच बीच में केविन आंखें खोलकर सभी को एक एक बार देख जरूर लेते थे, पर उनकी नजरें एक बार भी ना तो डाइस कप और ना ही टेबल के ऊपर पड़ी। स्पेशली वो धनुष और सतिंदर की ओर देखना नहीं भूलते थे। इतना ही नहीं, धनुष ने नोटिस किया कि हवा के साथ केविन अपने कानों को हिलाना भी जानते थे। ऐसा लग रहा था मानो उस खेल को उन्होंने सीखा ही नहीं बल्कि उसमें मास्टरी करने के लिए तपस्या की हो। लेकिन आज ग्रैंड मास्टर केविन का दुर्भाग्य ही था कि उनका सामना किसी साधारण खिलाड़ी से नहीं बल्कि धनुष से था, जिसकी असीम ताकत का अंदाजा ग्रैंड मास्टर केविन तो छो पर लो वहां मौजूद किसी के लिए भी लगाना नामुमकिन था। धनुष की चेतना उन सभी लोगों से कई हजार गुना स्पीड से काम करती थी। जहां बाकी लोग केविन की घुमती कलाइयों को कठपुतली की तरह देख रहे थे, वहीं धनुष सिर्फ एक नजर में ही पासों के कप के एक एक मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। इसीलिए जहां बाकी सभी ने केविन के कानों में होते उस छोटे से मूवमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया था, धनुष ने बड़ी बारीकी से देखते हुए सब कुछ नोटिस कर लिया था। जब खेल शुरू हुआ और ग्रैंड मास्टर केविन ने पासों को कप में डालकर हिलाना शुरू किया था, धनुष ने तभी केविन के कानों को हिलता हुआ देख लिया था। लेकिन तब उसने सोचा कि ये एक नॉर्मल आदत है जो बहुत से लोगों में अमूमन पाई जाती है। लेकिन लगातार एक रेगुलर पैटर्न पर केविन के कानों को हिलता देख धनुष समझ रहा था कि हो ना हो इसका कुछ और ही मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डाइस कप से हिलते हुए पासों की कोई आवाज नहीं आ रही है, बल्कि आवाज इतनी कम है कि यहां किसी के लिए भी उसे सुन पाना नामुमकिन है। धनुष मन ही मन सोच रहा था। वो समझ रहा था कि हो ना हो केविन पासों की उसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है और उसी आवाज के साथ अपनी कलाइयों के मूवमेंट से पासों के नंबर एडजस्ट कर रहा है। धनुष ने अपना पूरा ध्यान पासों की आवाज को सुनने में लगा दिया था। ये पहली बार था कि धनुष पासों के साथ जुआ खेल रहा है और पहली बार में ही उसका सामना पासों के जादूगर से हो गया था। इसलिए धनुष वहां होने वाली हवा के मूवमेंट को भी नोटिस कर रहा था। इस वक्त उसकी पूरी चेतना जागृत थी। धनुष किसी भी तरह से सतिंदर और शिटू की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिन दोनों भाइयों ने केविन और शालिनी के बहुत मना करने के बाद भी उसके ऊपर इतना विश्वास दिखाया है, उन्हें उसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़े। और उससे भी ज्यादा जरूरी था धनुष के लिए अपनी साधना को पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठा करना। इसलिए धनुष के लिए भी जुए की वो बाजी जीतना बहुत जरूरी था। दूसरी ओर केविन की परफॉर्मेंस देखकर शालिनी, योगेंद्र और उसके दोनों दोस्तों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। वो कभी केविन और कभी धनुष के गंभीर होते चेहरे को देखकर हंस रहे थे। उन्हें सतिंदर और शिटू को डरते हुए देखकर एक अलग ही संतुष्टि मिल रही थी। शालिनी सतिंदर को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसे सतिंदर की हार पर तरस आ रहा हो और खुश हो रही थी कि बड़ी हवेली गांव का वो करोड़ों का प्रोजेक्ट सतिंदर के हाथों से वो छीन चुकी है। क्योंकि उनके खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर केविन ने खेल का आगाज ही जिस तरीके से किया था, कोई कह ही नहीं सकता कि धनुष किसी भी तरह से उनके मुकाबले में है। वहीं ग्रैंड मास्टर केविन भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझकर यूं ही पासे नहीं फेंक रहे थे। वो जानते थे कि उनके सामने एक नौसिखिया बच्चा है, फिर भी वो अपने खेल के तरीके में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते थे। सभी केविन के पासे फेंकने का इंतजार कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ग्रैंड मास्टर केविन का जादू कैसा है। तभी उस हॉल में जोर की आवाज गूंजती है, रुको। सभी का ध्यान केविन के पासों को छोड़कर उस आवाज की ओर चला गया।
केविन के पास से डाइस कप से बाहर आकर अपने नंबर दिखाने ही वाले थे कि उनका हाथ भी जन्हा था वहीं रुक गया। सबने देखा कि धनुष अचानक से ही खेल रोकने के लिए चिल्ला उठा था। दरअसल धनुष समझ रहा था कि ग्रैंड मास्टर केविन एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी की तरह पासे घुमा रहे हैं और अगर इसी एकाग्रता के साथ वो खेलते रहे तो धनुष का हारना निश्चित है, इसीलिए धनुष केविन की इस एकाग्रता को तोड़ना चाहता था। सभी धनुष की उस आवाज के कारण को जानने के लिए उसे घूर रहे थे और इनमें सबसे ज्यादा गुस्से से देख रहे थे ग्रैंड मास्टर केविन, जिनकी कंसंट्रेशन को धनुष ने भंग कर दिया था। धनुष उन सब से कहता है, ग्रैंड मास्टर केविन अपने खेल की कला में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना खेल के 5 सेशन जिसमें कि 3 बार जीतने वाले को विजेता माना जाएगा, उसकी बजाय हम सिर्फ 3 ही सेशन रखें जिसमें कि 2 बार जीतने वाले को विजेता मान लिया जाएगा, इससे हमारा काफी वक्त बच जाएगा। धनुष की बात सुनकर केविन को इतना गुस्सा आया कि अगर वहां चाकू रखा होता तो वो पक्का धनुष के पेट में घोंप चुके होते। केविन गुस्से में धनुष को डांटते हुए कहते हैं, 3 ही क्यों, हम सिर्फ एक ही बाजी रखते हैं ना, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीतेगा। अपनी बात कहने के बाद ग्रैंड मास्टर केविन गुस्से में धनुष को मन ही मन गालियां दे रहे थे। क्या सचमुच धनुष ग्रैंड मास्टर केविन से घबरा गया था? क्या होगा अगर धनुष खेल में हार गया तो? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH57 कौशल ग्रैंड मास्टर केविन से इस तरीके से बात करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। धनुष की बात सुनकर अपने गुस्से को किसी तरह केविन ने दांतों के बीच दबाकर काबू कर लिया था। वो जिसे धनुष का गंवारपन समझ रहे थे, दरअसल वो ही तो धनुष की चालाकी थी। धनुष किसी भी तरह केविन की कंसंट्रेशन ब्रेक करना चाहता था, जिसमें उसे सक्सेस भी मिल गई। इसीलिए उसने केविन की गुस्से में कही बात को नजरअंदाज कर दिया था। धनुष के लिए गेम के सेशन 5 हो या 3 हो, अब उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर केविन की एकाग्रता भंग करके वो आधी लड़ाई तो जीत ही चुका था। लेकिन सिर्फ एक ही सेशन से हार जीत को डिसाइड करने का ऑफर उसके लिए बहुत रिस्की हो सकता था, इसीलिए उसके लिए वो सहमत नहीं था। धनुष केविन के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, जैसा कि केविन सर जैसे कुशल खिलाड़ी को खेल के सेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इस खेल को जल्दी से खत्म करने के लिए सिर्फ 3 ही सेशन रखते हैं जिसमें कि 2 बार जीतने वाले को विनर मान लिया जाएगा। धनुष ने मुस्कुराकर अपनी बात कही और बड़ी चालाकी से गेम के सेशन 5 की जगह 3 कर दिए। इसको हारने की जल्दी पड़ी हुई है। क्या ये सचमुच इतना डर गया है? 5 सेशन में 3 बार जीतने के मौके होते हैं, वरना शायद ये किस्मत के भरोसे जीत भी सकता था, लेकिन 3 सेशन में तो इसका कोई चांस ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये ही सही रहेगा। इसने ठीक ही सोचा है, क्योंकि इस गवार को यकीन हो चुका है कि ग्रैंड मास्टर केविन से ये किसी भी सूरत में जीत नहीं सकता। इसलिए हारने का ज्यादा इंतजार करना इसे ठीक नहीं लग रहा। मुझे किसी भी तरीके से खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है किसी का भी समय बर्बाद नहीं होगा। मुझे लगता है इस गवार की हार के डर से दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और ये जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहता है। ग्रैंड मास्टर केविन तो पहले ही धनुष से गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से बात खत्म करते हुए योगेंद्र और उसके दोस्तों के डिस्कशन पर पूर्ण विराम लगा दिया। किसी को भी इसका आभास नहीं था कि धनुष गेम के सेशन क्यों करना चाहता है। सबको यही लगा कि ग्रैंड मास्टर केविन को इतनी कंसंट्रेशन से खेलता देखकर धनुष डर गया है और जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाना चाहता है, इसलिए वो बिना बात के अचानक से ही चिल्लाया था। शालिनी, योगेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे पर तो धनुष का ये डर देखकर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उन्हें बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट अपने और भी नजदीक दिखाई देने लगा था। केविन ने गुस्से से घूरते हुए एक बार फिर से डाइस कप को घुमाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार ग्रैंड मास्टर केविन के हाथ पिछली बार की तुलना में तेजी से नहीं दौड़ रहे थे। उनकी कलाइयों की स्पीड धीमी पड़ गई थी और चेहरे पर पहले जो आत्मविश्वास की झलक थी वो अब धनुष के कारण गुस्से में बदल चुकी थी। धनुष की हरकत के कारण ग्रैंड मास्टर केविन का जो फ्लो टूट गया था, उसकी वजह से वो चिढ़ गए थे और ये चिढ़ केविन के चेहरे और उनके हाथों के स्लो मूवमेंट में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद केविन ने डाइस कप को टेबल के ऊपर उड़ेल दिया और फिर सभी लोगों की आंखें टेबल की ओर दौड़ पड़ी। सब देखना चाहते थे कि ग्रैंड मास्टर केविन ने पहली बार में कितने नंबर लिए हैं। हुर्रे हुर्रे, ग्रैंड मास्टर केविन ने पहली बार में ही 6 नंबर लिए हैं और इसी के साथ ये बाजी हम जीत गए हैं। ग्रैंड मास्टर केविन को ऐसे ही द ग्रेट ग्रैंड मास्टर केविन नहीं कहा जाता, उन्होंने एक बार जो नंबर सोच लिया उसे ला कर दिखा देते हैं। अगर मेरे अंदर सर केविन जैसा हुनर होता तो गेम हॉल की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूम रही होती। योगेंद्र, विक्रांत और वरुण तो केविन के 6 नंबर आते ही उछल उछल कर नाचने लगे थे। एक तो पहले ही धनुष के डर को देखकर वो खुश थे, ऊपर से केविन ने पहली बार में ही अपने पास 6 नंबर पर ला कर दिखा दिया था कि बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट तो उनका ही होकर रहेगा। जन्हा, योगेंद्र और उसके दोस्त खुशी में नाच रहे थे, वहीं शिटू और सतेंद्र की जान तो जैसे गले में ही अटक गई थी, बस आंखों से आंसू नहीं निकले थे। वरना केविन के पासे पर आए नंबर को देखकर उनके चेहरे की हनवाइयां उड़ गई थी, जबकि धनुष चुपचाप किसी गहरी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके लिए तो ये खेल जीतना उन सभी से ज्यादा जरूरी था। शिटू और सतेंद्र को तो पहले से ही ग्रैंड मास्टर केविन की कुशलता के बारे में पता था, फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट के हाथ से निकलने का डर उन्हें अब ज्यादा सताने लगा था। वहीं धनुष इसलिए सरप्राइज था कि इस कंडीशन में भी केविन ने इतने अच्छे नंबर लाकर कैसे दिखा दिए।
ग्रैंड मास्टर केविन धनुष के चेहरे की उस चुप्पी को देखकर मुस्कुराकर बोले, क्यों बच्चे, आगे खेलेगा या अभी से हथियार डालने का मन बना रहा है? केविन ने एक बार फिर से धनुष को छेड़ दिया था। उनकी बात सुनकर धनुष कहता है, नहीं बूढ़े चाचा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सको? धनुष ने भी केविन की बात का जवाब उसी के लहजे में देकर अपने सामने रखे पासे को उठाया और डाइस कप में डालकर घुमाना शुरू कर दिया। धनुष जिस तरीके से डाइस कप को हिला रहा था वो बहुत ही बेढंगा और बच्चों की तरह था, जिसे देखकर अचानक ही उसकी बदजुबानी भूलकर केविन को बहुत तेज हंसी आ गई थी और बगल में बैठी शालिनी भी मुस्कुराने लगी थी। हा 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 हा, ओ गॉड, मैं हंसते हंसते मर ही ना जाऊं कन्ही, इस कार्टून को तो पासे घुमाना भी नहीं आता। पहले इस बेवकूफ को कोई ये सिखाओ कि पासे फेंकते कैसे हैं। जिसे इतनी भी अक्ल नहीं है वो अपनी खूबसूरत कला का प्रदर्शन करने द ग्रेट ग्रैंड मास्टर के सामने आया है। इस गधे की टेक्निक तो मुझसे भी गई गुजरी है, पर हाँ, इसकी शक्ल पर जो घमंड है वो जरूर मुझसे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मिस्टर पांचाल के लिए ये बहुत ही कठिन समय है, लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि इन्होंने इतनी विलक्षण बुद्धि वाला प्राणी ढूंढा कन्हा से है। मिस्टर पांचाल, आप बेशक कितना ही शांत क्यों ना बैठे हो, लेकिन हमें पता है आप अंदर ही अंदर कितना जल रहे हो। सभी को धनुष के पास से घुमाने का तरीका बहुत ही बेढंगा और अजीब लग रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप थे। पर योगेंद्र और उसके दोनों दोस्त अपनी हंसी और धनुष के ऊपर भद्दे कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे थे। वो ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। अगर तुम लोग ऐसे ही बकवास करते रहे और यन्हा खेल को डिस्टर्ब करते रहे तो मजबूरन मुझे तुम तीनों को यन्हा से बाहर निकालना पड़ेगा। योगेंद्र और उसके दोस्तों के बार कमेंट और हंसने के कारण सतेंद्र को उन तीनों को बाहर निकलने की चेतावनी देनी ही पड़ी। तीनों सतेंद्र की चेतावनी सुनते ही एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी ने उनका गला ही पकड़ लिया हो। खेल शुरू हो चुका था और इस समय उस पूरे हॉल में शांति बनाए रखना जरूरी था, वरना खिलाड़ियों का ध्यान भटक सकता है। इसीलिए सतेंद्र ने बार बार शोर मचाकर परेशान कर रहे योगेंद्र और उसके दोस्तों को हॉल से बाहर जाने के लिए कहा था। सतेंद्र की डांट पड़ते ही योगेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे और धनुष ये देखकर मुस्कुराने लगा था, क्योंकि उन तीनों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उसी को हो रही थी। धनुष ने डाइस कप को अब और जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये पहली बार था कि धनुष डाइस गेम के पासों से प्रोफेशनली खेल रहा था, लेकिन खेल को समझने की उसकी रफ्तार बेहतरीन थी। धनुष ने ग्रैंड मास्टर केविन को डाइस कप को घुमाते हुए बहुत ध्यान से देखा था और उनके एक एक मूवमेंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा लिया था। इसीलिए वो अब केविन की टेक्निक से ही अपना खेल खेलने वाला था। शुरुआत में जब धनुष ने पासों के कप को हाथ में लेकर घुमाना शुरू किया था तब उसका तरीका बहुत ही बेढंगा और बच्चों की तरह लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ते हुए ग्रैंड मास्टर केविन की तरह ही कप को घुमा रहा था। ओ तू तू धनुष को कप घुमाते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर केविन अचानक ही चिल्ला उठे। पहले जब धनुष कप घुमा रहा था तब उन्हें फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि धनुष आहिस्ता से कप को घुमा रहा था, लेकिन जैसे ही केविन ने नोटिस किया कि धनुष ने उनके तरीके से ही कप को घुमाना शुरू कर दिया है तो वो शॉक हो गए और जोर से उसके ऊपर चिल्ला पड़े। ग्रैंड मास्टर केविन पिछले करीब 30 सालों से अपनी इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे उन्होंने खुद ही डेवलप किया था और किसी को भी उनकी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने धनुष को बिल्कुल वैसी ही टेक्निक यूज करते देखा तो वो हैरान रह गए थे, क्योंकि धनुष लगभग 70% उसी तरह से अपने हाथों को मूव कर रहा था। केविन को लगा अगर एक नौसिखिया बच्चा भी उनकी इस टेक्निक को उन्हें देखकर सीख सकता है तो उन्होंने अपने 30 साल इसे सीखने और प्रैक्टिस करने में बर्बाद कर दिए हैं। हालांकि ग्रैंड मास्टर केविन ने अपने इस हुनर को अपने पास ट्रेनिंग कर रहे कुछ बच्चों को जरूर सिखाया हुआ था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि उनके सिखाए हुए बच्चे भी इतनी तेजी से उस टेक्निक को नहीं सीख सकते। और धनुष तो उन्हें पहली बार मिला था, फिर उसे कैसे उनकी इस टेक्निक के बारे में पता चल सकता है और वो भी इतनी परफेक्टली कैसे कॉपी कर सकता है। इसलिए केविन शॉक हो गए थे। तभी ग्रैंड मास्टर केविन की उस अचंभे से फैली हुई आंखें सिकुड़ती चली गईं। उनके दिमाग में अचानक से ही धनुष को पासे के कप को घुमाते हुए देखकर एक ख्याल आया। वो सोचने लगे, ये लड़का बाहर से है, पूरी गैम्बलिंग सोसाइटी में इसे कोई भी नहीं जानता, लेकिन इस खेल की टेक्निक सीखने की जो क्षमता इसमें है वो आज तक मुझे किसी में भी देखने को नहीं मिली। अगर मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लूं तो ये आगे चलकर मेरी जगह ले सकता है, मतलब मेरी इस कला का वारिस बन सकता है। ग्रैंड मास्टर केविन धनुष को देखकर यही सोच में डूब गए थे और एक ही पल में केविन को धनुष बदतमीज और बदजुबान गंवार की बजाय एक अच्छा होनहार लड़का लगने लगा था। हालांकि धनुष ने एक प्लेन शर्ट और पैंट ही पहनी हुई थी, पर उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे। उसके काले बाल एक अच्छे सभ्य बच्चे की तरह स्टाइल किए हुए थे। दुबला पतला सा धनुष ओवरऑल देखने में डिसेंट और शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी आंखों में अजीब से आत्मविश्वास भरी चमक हमेशा दिखाई देती थी, जो ग्रैंड मास्टर केविन ने भी नोटिस की थी। जब सभी ने अचानक ही केविन को ऐसे चिल्लाते हुए सुना तो वो सब भौंचक्के होकर उन्हें ही देख रहे थे। साधारण इंसान के लिए पासों को घुमाने की कोई अद्भुत कला हो ही नहीं सकती। उन्हें तो लगता है कि हर खिलाड़ी एक ही तरीके से पासे हवा में घुमा कर फेंक देता है। उनमें से किसी को भी केविन के पासे को घुमाने का तरीका याद नहीं था और ना ही इतना गौर से वो उसे नोट कर पाए थे। इसीलिए उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि धनुष ग्रैंड मास्टर केविन की ही टेक्निक को कॉपी करके ठीक उसी तरीके से पासे घुमा रहा है।
कुछ ही देर बाद धनुष ने अपने हाथों को हवा में ही रोकते हुए पासों के कप को टेबल पर उल्टा रख दिया था। उसके माथे का पसीना भी टेबल पर गिर गया था। धनुष के चेहरे पर एक नर्वसनेस आ गई थी, उसके दिल का डर साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा था। हालांकि धनुष ने ग्रैंड मास्टर केविन की टेक्निक को लगभग कॉपी करते हुए ठीक उसी तरीके से पासे फेंके थे, लेकिन केवल देखकर एक धुरंधर खिलाड़ी की टेक्निक की नकल तो की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें वक्त और अनुभव के साथ ही अच्छी हो पाती है। केविन के हाथों के मूवमेंट को कॉपी करने में तो धनुष सफल हो गया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर केविन जिस प्रकार अपने कानों से सुनकर डाइस पर आने वाले नंबर को इमेजिन कर पा रहे थे, उसमें धनुष चूक गया था। धनुष ने पासे के उस कप को ग्रैंड मास्टर केविन के मुकाबले काफी ज्यादा समय तक हवा में घुमाया था। एक तरफ तो वो कप के अंदर नाचते हुए पासों को महसूस करना चाहता था ताकि अच्छी तरह से केविन की टेक्निक को अप्लाई कर सके, दूसरी ओर वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ उछलते हुए पासों की मंद मंद आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था ताकि पासों पर आने वाले नंबर को इमेजिन कर सके, जैसे कि उसने केविन को करते हुए देखा था। धनुष ने पासों का कप टेबल पर उल्टा करके रख दिया था, जिससे कि वहां मौजूद कोई भी पासों के नंबर नहीं देख पा रहा था। खोलो इसे, खोलो, तुम्हें कप हटा लेना चाहिए। एक बार कप टेबल पर रख दिया तो तुम इसे दोबारा नहीं घुमा सकते। रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। अगर तुमने ओपन नहीं किया तो तुम हारे हुए माने जाओगे। धनुष ने कप को टेबल के ऊपर उल्टा रखकर अपने हाथ से उसे दबा रहा था। ये देखकर योगेंद्र उसकी ओर चिल्लाते हुए कप हटाने के जिद करने लगा। शालिनी और सतिंदर भी धनुष के कप के ऊपर से हाथ हटाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को अपने बड़ी हवेली गांव के प्रोजेक्ट की चिंता पल पल सता रही थी। जुए के उस खेल की पहली बाजी का विजेता बस अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा। क्या पहली बाजी ड्रॉ हो जाएगी या धनुष हार जाएगा? क्या केविन धनुष को अपना स्टूडेंट बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH58 ड्रॉ। धनुष को योगेंद्र के चिल्लाने और उसके उछल कूद मचाने का कोई फर्क कन्हा पड़ने वाला था। धनुष ने पहले अपने एक हाथ से माथे पर आए पसीने को पोंछा और फिर आहिस्ते से कप को पासों के ऊपर से हटा लिया। धनुष कप को पासों के ऊपर से हटाते वक्त इतना डरा हुआ था कि एक बार के लिए उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी और उसका दायां हाथ जो कप के ऊपर रखा हुआ था वो कांपने लगा था। धनुष के कप के ऊपर से हाथ हटाते ही शालिनी मुस्कुराने लगी, पर उससे कहीं तेज हंसी के साथ योगेंद्र, विक्रांत और वरुण उछल उछल कर नाचने लगे थे। योगेंद्र जोर जोर से पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए धनुष की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोला, ओ तेरी, एक नंबर आया है चैंपियन धनुष का। हाँ 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 हाँ, मैं आज सच में हंसते हंसते मर ही ना जाऊं। धनुष भाई ये नंबर मुझे दे दे, मुझे एक टॉफी तो इससे मिल ही जाएगी। हाँ हाँ हाँ। धनुष ने कप से अपना हाथ हटा लिया था और पासे पर एक नंबर आया देखकर योगेंद्र जोर जोर से हंसते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगा। वरुण और विक्रांत भी योगेंद्र के साथ साथ धनुष की ओर देखकर हंस रहे थे। वहीं शालिनी और केविन मुस्कुराते हुए काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। इससे पहले केविन और शालिनी भी थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से धनुष ने कप को बाद में घुमाना शुरू किया था, उन्हें लगा कि वो कोई छुपा हुआ जुए का खिलाड़ी है जो धीरे धीरे अपनी स्किल्स दिखाएगा। लेकिन ऐसा प्रदर्शन करने के बाद भी जब उसके पास से एक नंबर पर आकर रुक गए तो शालिनी और केविन के मन को शांति मिल गई थी। धनुष ने आंखें खोली और टेबल पर पड़े हुए उस पासे पर लिखा हुआ नंबर देखा, जिसे पर लाल रंग से एक नंबर लिखा हुआ था। धनुष उस एक नंबर को देखते ही बोल पड़ा, मैं हार गया हूँ। उसकी धीमी आवाज में एक दर्द छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसके कानों में सतिंदर पांचाल की आवाज पड़ी, चैंपियन धनुष, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी 2 सेशन बाकी है। सतिंदर पांचाल धनुष के उस पेन को फील कर लिया था, इसलिए उसने धनुष के अंदर फिर से आत्मविश्वास जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। धनुष को ऐसे निराश होते देख शिटू ने भी धनुष का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बड़े भाई तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल कहता है कि आज कोई अन्हा जीतेगा तो सिर्फ तुम। धनुष बेशक निराश था, लेकिन जैसे ही उसने शिटू और सतिंदर की बातें सुनी वो सोचने लगा कि वो दोनों भाई अभी भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि शालिनी को शिटू और सतिंदर की बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अगर इस वक्त वो सतिंदर की जगह होती तो जरूर धनुष को बुरी तरह डांट रही होती। लेकिन दूसरी ओर योगेंद्र और उसके दोस्त सतिंदर की डांट को भूलकर लगातार धनुष की मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। धनुष की ऐसी हालत देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ग्रैंड मास्टर केविन शायद बहुत जल्दी में थे या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ज्यादा इंतजार ना करते हुए धनुष से कहा, छोटे चैंपियन, क्या हम खेल को आगे बढ़ा सकते हैं? लेकिन इस बार उनकी आवाज में पिछली बार की तरह कोई चिढ़ या फिर गुस्सा नहीं था। धनुष ने भी जब ग्रैंड मास्टर केविन की बदली हुई भाषा और लहजे को सुना तो उसने भी उनकी इज्जत करते हुए कहा, जी सर, हम शुरू कर सकते हैं। इस बार केविन के पासों को घुमाने का तरीका बेहद धीरे धीरे था। वो पिछली बार की तरह जोर जोर से अपनी कलाइयों को मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि इस बार वो इतने आहिस्ते से पासों के कप को घुमा रहे थे कि उसके अंदर से पासों के हिलने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। धनुष भी पासों की आवाज को ध्यान से सुन पा रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि ग्रैंड मास्टर केविन उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने अचानक ही धनुष की ओर आंख मारकर इशारे से कुछ कहना चाहा, जिसे धनुष समझ रहा था। केविन की आंखों में उसे अपने लिए तारीफ साफ दिखाई दे रही थी। धनुष केविन की आंख के इशारे और उनकी मुस्कुराहट के पीछे के इशारे को बहुत अच्छे से समझ गया था।
हालांकि धनुष ग्रैंड मास्टर केविन के इस बदले हुए एटीट्यूड को देखकर खुद भी सरप्राइज था, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसने केविन के हाथ में नाचते हुए पासों की आवाज को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया था। ये खेल का दूसरा पड़ाव था और पहले पड़ाव से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। खेल के पहले पड़ाव में जो पासे डाइस कप के अंदर डाले गए थे उनकी संख्या सिर्फ एक थी, लेकिन इस बार पासों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। एक पासे की आवाज को सुन पाना धनुष के लिए फिर भी थोड़ा आसान था, लेकिन इस बार पासों के कप में नाचते हुए 3 पासों की आवाज को सुन पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर कोई साधारण खिलाड़ी होता तो वो बिल्कुल भी पासों से आती हुई आवाज पर ध्यान देकर उनके नंबर को इमेजिन करने के बारे में सोच भी नहीं पाता। पासों को उस कप में उछलते हुए सुनकर उनके नंबर के बारे में अनुमान लगाना कोई साधारण खिलाड़ी के बस की बात नहीं। वो सिर्फ कुछ देर के लिए पासे हवा में उछालते और टेबल पर अपनी किस्मत के भरोसे पटक देते। लेकिन ग्रैंड मास्टर केविन कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे, वो जुए के इस खेल के एक पेशेवर कुशल खिलाड़ी थे। और इसीलिए उनके पेशे की नैतिकता उनको इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो खेलते समय किसी भी तरीके की असावधानी बरते, इसलिए वो बड़ी ही सावधानी से पासे के कप के अंदर घूमते हुए पासों की आवाज को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे थे और उनके नंबर का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। केविन अपनी कलाइयों को इस तरीके से मूव कर रहे थे कि वो पासों के अंदर होने वाले मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। लेकिन इस बार केविन ने अचानक से ही पासे टेबल पर नहीं उड़ेल दिए थे, बल्कि वो धनुष की ओर ध्यान से देख रहे थे और उसके चेहरे के लगातार बदल रहे भाव को नोटिस कर रहे थे, मानो वो चाह रहे हो कि धनुष उनके एक एक मूव को अच्छे से समझ ले। फाइनली केविन ने पासों का कप टेबल पर उल्टा रख दिया और पासों की टेबल पर गिरने की आवाज आ गई। सबकी आंखें एक बार फिर से पासों के कप का टेबल से उठने का इंतजार करने लगी। ज्यादा देर उन लोगों को इंतजार न कराते हुए केविन ने कप हटा लिया और इस बार फिर से उन्होंने अपने अनुभव का करिश्मा कर दिखाया था। इस बार ग्रैंड मास्टर केविन ने तीनों पासों पर 5, 5 और 6 नंबर लिए थे। लेकिन शालिनी को उनके नंबर देखकर निराशा हो रही थी, क्योंकि इस बार ग्रैंड मास्टर केविन ने 2 पासों पर सिर्फ 5, 5 नंबर ही लिए थे। वो इन दोनों पासों पर 6 अंक से 1 नंबर चुक गए थे। योगेंद्र और उसके दोस्त भी ये देखकर पिछली बार की तरह ज्यादा नहीं खुश नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि केविन के सामने एक नौसिखिया बच्चा धनुष है, जिसे ढंग से पासे फेंकना भी नहीं आता, इसलिए उनका मन शांत हो गया। ग्रैंड मास्टर ने बेशक पूरे 18 नंबर नहीं लिए थे, लेकिन 16 नंबर भी कुछ कम नहीं थे। वो सिर्फ 2 ही अंकों से पीछे रह गए थे। अब धनुष की बारी थी। उसे पता था कि पासों के पूरे नंबर लेकर आने की संभावना बहुत कम है। धनुष सिर्फ किस्मत के भरोसे ही जीत सकता है। शालिनी और योगेंद्र को अपनी जीत का भरोसा हो चुका था। उन्हें यकीन था कि धनुष की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि वो 18 नंबर लेकर आ सके। एक पुरानी कहावत है कि 10,000 सफल कदम लेने से पहले एक असफल कदम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर ग्रैंड मास्टर केविन खेल के इस सेशन में हार भी जाते हैं तो भी दोनों खिलाड़ी बराबरी पर आ जाएंगे और फिर जीत तीसरे सेशन पर निर्भर करेगी। धनुष केविन की ओर देखकर पासे उठा लेता है और कप में डाल लेता है और अपने दूसरे सेशन की बाजी की शुरुआत कर देता है। धनुष ने पहले सेशन में ग्रैंड मास्टर केविन को देखकर काफी कुछ सीख लिया था, इसलिए इस बार वो पासों के कप को बहुत अच्छी तरह से एक कुशल खिलाड़ी की तरह घुमा रहा था। इस बार पासों से आती हुई आवाज को वो बहुत ध्यान से सुन भी रहा था और उनके मूवमेंट से बार बार बदल रहे नंबर्स को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं बीता था कि धनुष ने अपना कप टेबल पर उल्टा रख दिया। सभी उसे देखकर सरप्राइज हो गए थे। योगेंद्र ने धनुष की ये हरकत देखकर कहा, ओ हीरो, हार मान ली क्या? योगेंद्र को याद था कि धनुष ने पहले सेशन में करीब 5 मिनट तक बिना रुके पासों के कप को हवा में घुमाया था, लेकिन इस बार उसे 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और उसने कप को वापस से टेबल पर रख दिया था। योगेंद्र को पता था कि धनुष ग्रैंड मास्टर केविन के सामने जीत तो नहीं सकता, लेकिन जिस तरह का उसका एटीट्यूड है वो इतनी जल्दी हार मानने वाला भी नहीं है, इसलिए उसने उत्सुकतावश उससे पूछ लिया था। ग्रैंड मास्टर केविन की कुशलता देखकर बेचारा पहले ही काफी डरा हुआ है। अगर अभी हार मान ले तो अच्छा है, वरना और बेइज्जत होना पड़ेगा। बेटा, तुझे समझ आ गया है कि सर केविन के सामने तेरी चूहे जितनी औकात है। अगर तू अगले 1 घंटा भी पासे हिलाएगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तू बस किस्मत से ही जीत सकता है। अच्छा है कि जल्दी से हार मान ले, अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय की तो चिंता कर। फिजूल में कोशिश करने से क्या फायदा? योगेंद्र, विक्रांत और वरुण ने जब देखा कि धनुष ने इतनी जल्दी पासे नीचे रख दिए हैं, तो फिर उन्होंने उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और जल्दी से खेल खत्म करने के लिए उकसाने लगे। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी उड़ गई थी। शालिनी और केविन ही नहीं बल्कि शिटू और सतिंदर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ योगेंद्र और उसके दोस्त गुस्से में जल रहे थे, वहीं शिटू और सतिंदर के चेहरे पर उनके दिल को खुशी देने वाली मुस्कुराहट लौट आई थी। दूसरी ओर शालिनी की सारी खुशी तो जैसे एक पल में ही गायब हो गई थी। टेबल पर पड़े पासों के नंबर थे 5, 6 और 6 और इसी के साथ धनुष ने खेल के दूसरे पड़ाव में 17 अंक हासिल कर लिए थे, जो ग्रैंड मास्टर केविन के 16 अंकों से भी 1 अंक ज्यादा थे। धनुष ये बाजी जीत चुका था। पासों के नंबर देखकर सतिंदर पांचाल अपनी सीट से उछलता हुआ चिल्लाने लगा, हम जीत गए, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या हम सचमुच जीत गए हैं? हालांकि सतिंदर पांचाल ने पिछली बार हारने पर धनुष का हौसला बढ़ाया था, लेकिन उसे खुद भी धनुष के ऊपर इतना भरोसा नहीं था।
सतेंद्र पांचाल किसी भी मुसीबत और कठिन समय में खुद को संभालना जानता था, इसलिए धनुष की पिछली हार पर बाकी सभी के बार बार उकसाने पर भी वो शांत बैठा हुआ खेल खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हाँ, बड़े भाई, मुझे पता था कि तुम ये कर दिखाओगे। शिटू पांचाल भी पासों के नंबर देख देख कर उछलने लगा था। धनुष की पीठ थपथपाने के बाद वो सतेंद्र से बोला, सतेंद्र भाई, मैंने बोला था ना, धनुष कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। अब आया ना आपको भी यकीन। इस बार योगेंद्र और उसके दोस्तों की नहीं बल्कि शिटू की हंसी से पूरा हॉल गूंज रहा था, लेकिन वो उन तीनों से अच्छा डांस कर रहा था। बार बार पासों की ओर आंखें फाड़कर देखने के बाद सतेंद्र को फाइनली यकीन हो गया कि वो गलत नहीं देख रहा है, बल्कि सच में ही धनुष ने इस बार 17 अंक लेकर ग्रैंड मास्टर केविन को हरा दिया है। सतेंद्र ने उत्तेजित होकर जोर से एक मुक्का टेबल पर दे मारा और नाचते हुए शिटू को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और फिर उसने धनुष को भी अपने गले से लगा लिया था। सतेंद्र की आंखों में आंसू इसलिए आ गए थे क्योंकि बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। सतेंद्र किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि उसकी आगे की जिंदगी इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही थी। इसीलिए सतेंद्र पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था। और जब फाइनली उसे ये प्रोजेक्ट मिलने वाला था, तब शालिनी सिंघानिया ने बीच में टांग अड़ाकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। शालिनी की शर्त के अनुसार अगर सतेंद्र ये जुए का खेल जीत जाता है तो फिर उसे बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। सतेंद्र ने अपनी ओर से इस खेल को खलेने के लिए कई खिलाड़ियों के सामने रिक्वेस्ट की थी, मगर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और फाइनली उसे अपने छोटे भाई शिटू से किसी खिलाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहना पड़ा, जो कि ग्रैंड मास्टर केविन के सामने खेलने की हिम्मत कर सके। काफी देर चुप रहने के बाद योगेंद्र ने धनुष से चिढ़ते हुए कहा, इस बाजी में तुम्हारी किस्मत अच्छी निकल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तीसरी बाजी में भी तुम्हारी किस्मत साथ देगी। 2 बाजी का फैसला आ चुका था और अब विजेता खेल की तीसरी बाजी को डिसाइड करना था। क्या होगा तीसरी बाजी में? क्या धनुष जुए का ये खेल जीत पाएगा? क्या ग्रैंड मास्टर केविन धनुष की मदद कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH59 धुन। जहां धनुष एक तरफा हार रहा था, वहीं अभी तक के 2 सेशन ड्रॉ हो चुके थे और खेल का विजेता तीसरी बाजी की हार जीत पर निर्भर हो गया था। इस बार योगेंद्र की आवाज में भी पिछली दोनों सेशन की तरह वो अकड़ और घमंड गायब हो चुका था और न ही विक्रांत और वरुण ने उसके पीछे से कोई भी कमेंट धनुष के ऊपर किए। धनुष ने दूसरी बाजी में 17 अंक लाकर दिखा दिया था कि खेल में वो अभी भी बना हुआ है और शालिनी को अपना बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट एक बार फिर से अंधेरे में नजर आने लगा था। जहां शालिनी और उसकी टीम शौक में थी, वहीं सतेंद्र और शिटू की उम्मीदें जाग गई थी। धनुष अपनी पिछली बाजी की जीत से उत्तेजित होकर ग्रैंड मास्टर केविन से कहता है, सर केविन, क्या हम आखिरी बाजी शुरू कर सकते हैं? धनुष की आवाज से ही लग रहा था कि वो अपनी इस जीत का श्रेय ग्रैंड मास्टर केविन को दे रहा है। अगर ग्रैंड मास्टर केविन दूसरी बाजी में अपने हाथों के मूवमेंट को स्लो ना करते, तो धनुष कभी भी उनकी टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाता। केविन ने पासों को हवा में घुमाते समय अपनी स्पीड इतनी स्लो रखी थी कि धनुष उनके एक एक मूव को अच्छे से समझ सके और अपनी बाजी चलते वक्त उन्हें अप्लाई कर सके। लेकिन अगर वो पहली बाजी की तरह तेजी से अपने हाथों को घुमाते तो धनुष उनकी टेक्निक पूरी समझ ही नहीं पाता और खेल का परिणाम दूसरी बाजी में ही एक तरफा हो जाता। धनुष और केविन के बीच आंखों ही आंखों में हुए उस अनुबंध को वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए। किसी को खबर ही नहीं कि कब दोनों की कड़वाहट मिठास में बदल गई थी। जहां ग्रैंड मास्टर केविन धनुष की समझदारी और उसके हुनर के कायल हो चुके थे, वहीं धनुष सर केविन की दरियादिली देखकर उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। ग्रैंड मास्टर केविन एक बहुत ही अनुभवी और कुशल खिलाड़ी थे, इसीलिए शालिनी सिंघनिया ने उन्हें बहुत ऊंची फीस पर खेलने के लिए राजी किया था। ये स्वाभाविक था कि उन सभी लोगों के सामने वो धनुष के साथ मित्रतापूर्ण बातचीत नहीं कर सकते थे और न ही ऐसा कुछ अपने व्यवहार से दिखा सकते थे जिससे कि शालिनी और उसकी टीम को उनके ऊपर शक हो जाए। अगर आज के खेल में ग्रैंड मास्टर केविन जीत जाते हैं तो कई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी गैम्बलिंग सोसाइटी में सब पासों के जादूगर के नाम से जानते हैं। लेकिन कहीं अगर धनुष जीत गया तो सबको ताज्जुब तो होगा ही, ग्रैंड मास्टर केविन की ईमानदारी पर शक भी होगा। शालिनी उनके ऊपर गेम को फिक्स करने का इल्जाम भी लगा सकती है, इसलिए सर केविन बहुत सोच समझकर ही धनुष के साथ पेश आ रहे थे। सर केविन ने धनुष की ओर गर्दन हिलाते हुए सामने रखे हुए पासों को उठाया और तीसरी बाजी की शुरुआत कर दी। इस बार केविन ने पासों के कप में 5 पासे डाल दिए। ग्रैंड मास्टर केविन ने पासों के कप को हवा में घुमाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में अलग ही आत्मविश्वास की झलक दिखाई दे रही थी। पासे कप के अंदर उछल कूद मचा रहे थे और उनमें से एक पुरानी रहस्यमयी धुन आ रही थी। पहले की तुलना में इस बार आवाज बिल्कुल साफ और काफी तेज थी। खड़क खड़क खड़ाक की आवाजों के साथ पासों का अपना एक अलग ही संगीत उस हॉल में गूंज रहा था। 5 पासे कप के अंदर एक दूसरे से लगातार टकरा रहे थे। उनमें से एक अपनी जगह फिक्स था और बाकी इधर उधर नाचते हुए तेज तेज आवाज के साथ भाग रहे थे। अलग अलग आवाजों के एक साथ मिलने से ही वो रहस्यमयी संगीत की धुन आ रही थी, जिसने हॉल में बैठे सभी लोगों की धकने बढ़ा दी थी। ग्रैंड मास्टर केविन उन पासों को नचाते हुए संगीत की धुन के साथ कभी अपनी आंखें बड़ी कर लेते थे तो कभी छोटी। उनके चेहरे की सख्त मसल्स देखकर ही लग रहा था
कि उनके खेल में कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। इस बार धनुष भी पहले से ज्यादा सावधान था। वो सर केविन के छोटे से छोटे मूव को भी बड़े ध्यान से देखता हुआ सोच रहा था, ओ रियली, क्या जुए का खेल ऐसे भी खेला जा सकता है। धनुष ग्रैंड मास्टर केविन के चेहरे पर जंग की उस झलक और उनकी लाल हो चुकी आंखों के जुनून को महसूस कर रहा था। धनुष भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद कर रहा था। सचमुच ग्रैंड मास्टर केविन के लिए जुए का वो खेल एक लड़ाई बन चुका था। उनके चेहरे से ही पता लग रहा था कि वो इस लड़ाई को अपने पूरे दिल और दिमाग से लड़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार धनुष के रूप में उन्हें कोई मजबूत, उनकी टक्कर का खिलाड़ी मिला था। इससे पहले जो भी खिलाड़ी केविन के सामने आते थे, वो उनकी कला को देखते ही हथियार डाल देते थे। लेकिन धनुष पहला ऐसा खिलाड़ी था जिसने उन्हीं की टेक्निक से उन्हें मात देने की हिम्मत की थी। इसीलिए ग्रैंड मास्टर केविन अब इस खेल को एंजॉय तो कर ही रहे थे, बल्कि वो धनुष को एक चैलेंज रूप में ले रहे थे। ग्रैंड मास्टर केविन के हाथ धीरे धीरे तेज होते जा रहे थे और अब उनके हाथ में पासों का वो कप इतनी तेजी से नाच रहा था कि किसी के लिए भी उसे देख पाना असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो उनके हाथों में कोई तितली उड़ने के लिए फड़फड़ा रही हो। ग्रैंड मास्टर केविन सभी के चेहरों पर आते हुए उस अजीब से डर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन सभी के लिए आज का दिन एक अलग ही अनुभव की तरह था। उन्होंने ये सोचा नहीं ही था कि ग्रैंड मास्टर केविन एक अलग ही तरह से पासों के साथ खेलना भी जानते हैं। पासों का ऐसा संगीत पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था, जैसा कि उस हॉल में उस वक्त गूंज रहा था। संगीत की उस धुन में सभी खोए हुए थे। संगीत की वो धुन उन्हें आत्ममुग्ध तो कर ही रही थी, साथ ही साथ जैसे ही वो धुन धीमी होती थी तो उनके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी। उन्हें लगता कि ग्रैंड मास्टर केविन ने पासे टेबल पर फेंक दिए हैं। कुछ देर के लिए उस हॉल का एक अलग ही माहौल बना हुआ था, और ज्यादा रोमांचक इसलिए भी था क्योंकि ये खेल की आखिरी बाजी थी। इस बार कोई भी ग्रैंड मास्टर केविन की कंसंट्रेशन को ब्रेक करने की हिम्मत करने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए अपनी सांसों को भी सबने धीमा किया हुआ था, बस एकटक हवा में नाचते उस कप को देखे जा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी कठपुतली की तरह नाचती हुई गर्दन को आराम मिल गया। कानों में आते हुए उस संगीत की आवाज भी बंद हो गई। ग्रैंड मास्टर केविन का हाथ रुक चुका था और पासों ने नाचना बंद करते हुए टेबल पर लेट गए थे। योगेंद्र और उसके दोस्तों का इंतजार खत्म हो गया था। वो फिर से बोल उठे, ग्रैंड मास्टर केविन महान है। हे भगवान, सचमुच इसे कहते हैं असली खिलाड़ी। जिन खिलाड़ियों को हमने आज तक देखा था, वो तो ग्रैंड मास्टर केविन को खेलते देखकर खेलना ही छोड़ देंगे। पासों का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता ग्रैंड मास्टर केविन को। कोई सोच भी नहीं सकता कि जुए के पासे भी इस तरह से संगीत की धुन बजा सकते हैं। ग्रैंड मास्टर केविन के हाथ रुकते ही सब जैसे किसी नींद से जाग गए थे और केविन की तारीफ करते नहीं रुक रहे थे। शिटू और सतिंदर भी सर केविन की कला के उस नमूने को देखकर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय किसी को बाजी जीतने या हारने की पड़ी ही नहीं थी। सब केविन की कला की दीवाने हो गए थे। सभी लोगों की तारीफों को सुनते हुए ग्रैंड मास्टर केविन न पासों के उल्टे रखे हुए कप को उठाकर एक तरफ रख दिया ताकि सभी उनके लाए हुए नंबर देख सके। फुल पॉइंट्स। ओ माय गॉड, ग्रैंड मास्टर केविन ने कर दिखाया, हमने ये बाजी जीत ली है। ग्रैंड मास्टर केविन सचमुच अद्भुत हैं। इतनी बेहतरीन टेक्निक का उपयोग करके उन्होंने फुल नंबर लाकर दिखा दिया है कि वो इस खेल के जादूगर हैं। मुझे लगता है ग्रैंड मास्टर केविन को किसी भी शिष्य की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अवश्य ही उनका शिष्य बन जाता। योगेंद्र और वरुण ने पासे देखते ही फिर से सर केविन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया था। पासों के नंबर देखते ही योगेंद्र और उसके दोस्त शोर मचाते हुए नाचने लगे थे। वो तीनों छोटे बच्चों की तरह नाचते हुए पूरे हॉल में इधर से उधर कूद रहे थे। शालिनी भी उन नंबर को देखते ही खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी सबसे अलग ही दिखाई पड़ रही थी। हालांकि वो योगेंद्र और उसके दोस्तों की तरह नाचकूद या सीटियां नहीं बजा रही थी, लेकिन उसके दिल को एक अजीब से शांति मिल चुकी थी और कुछ देर के लिए पासों के उन नंबरों को देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दूसरी ओर शिटू और सतिंदर ने बेशक ग्रैंड मास्टर केविन को खेलता देखकर तालियां बजाई हो, लेकिन पासों पर आए हुए नंबर देखकर उनका दिल जरूर रो पड़ा था। चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। वो दोनों बिना कुछ बोले सबसे नजर चुराते हुए बस टेबल पर आंख गड़ाकर बैठ गए थे। सतिंदर को लगा सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से बस निकलने ही वाला था। सतिंदर की सारी उम्मीदें खत्म होने को थी। पासों के नंबर देखते ही एक बार के लिए सतिंदर कांपने लगा था। अगर अचानक ही उसके हाथ टेबल को ना पकड़ते तो पक्का वो अपनी कुर्सी से गिर गया होता। लेकिन सतिंदर किसी भी मुसीबत के समय अपना मानसिक संतुलन संभालना अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए शांति से बिना कुछ बोले वहीं बैठा रहा। सतिंदर ने धनुष के निराश चेहरे को देखा और खुद को संभालते हुए उससे कहा, धनुष भाई, तुम दुखी मत हो। तुमने सचमुच अपना बेहतरीन खेल दिखाया है। किसी भी खेल में कोई तभी जीतता है जब कोई हारता भी है, और इस बार हारने वाले हम हैं। लेकिन मुझे तुमसे कोई गिलाशा छोटी ही कवा नहीं है। सतिंदर ने धनुष के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला बनाए रखने के लिए कहा। धनुष ने सतिंदर को परेशान होते देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उत्तेजित होकर सतिंदर से बोला, ओ बड़े भाई, आपको क्या हो गया है? इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मैंने तो अपनी बाजी अभी चली भी नहीं है और आपने खेल का रिजल्ट भी डिसाइड कर लिया। सब लोग धनुष की ओर देखने लगे, लेकिन किसी की परवाह किए बिना धनुष ने पासे उठाए और कप में डालकर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। धनुष के उस आत्मविश्वास को देखकर योगेंद्र और उसके दोस्त उससे फिर से कोई चुभती हुई बात कहने ही वाले थे, लेकिन धनुष ने तब तक कप को तेजी से हवा में घुमाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो भी चुप हो गए और धनुष को देखने लगे।
दरअसल उन्हें पता था कि अगर एक बार खेल शुरू हो गया और उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी तो इस बार पक्का सतिंदर पांचाल उन्हें हॉल से बाहर कर देगा। घड़ 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 धनुष के हाथों में नाचते हुए पासे अजीब सी आवाज के साथ उछल रहे थे। जिन्हा ग्रैंड मास्टर केविन के पासे एक संगीतमय धुन के साथ नाच रहे थे, वहीं धनुष के हाथ में वो ऐसी आवाज कर रहे थे कि कुछ ही देर में वहां मौजूद लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी। धनुष के पासों की धीरे धीरे बदलती आवाज सुनकर ग्रैंड मास्टर केविन की आंखें चमकने लगी थी। पहले जब धनुष ने पासे उठाकर घुमाना शुरू किया था तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ था। ग्रैंड मास्टर केविन को लगा था कि धनुष उन्हें पासों को इतने बेहतरीन तरीके से घुमाते हुए देखकर डर गया होगा। केविन को डर था कि धनुष डर के कारण अपना मानसिक संतुलन न खो दे और फिर आनंद फानन में ही पासे घुमाकर ना फेंक दे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनुष ने अपना आत्मविश्वास खोया नहीं है और एक अलग ही धुन के साथ वो पासे घुमा रहा है तो केविन शॉक हो गए थे। उन्हें आज तक ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला था जो उनके सामने इतने आत्मविश्वास से खेलने की हिम्मत दिखा सके। अब बाकी सभी भी चौंक गए थे क्योंकि धनुष जैसे शुरुआत करता था सबको लगता था कि वो हारने के लिए ही खेल रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में वो ऐसी रफ्तार पकड़ता था कि सभी सरप्राइज हो जाते थे। धनुष के पासों से आती धुन बिल्कुल बदल चुकी थी, वो एक ट्रांस म्यूजिक में बदल चुकी थी और फिर एक बार से सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिर तभी धनुष ने अपने हाथ थाम लिए और वो जादुई संगीत भी बंद हो गया जिसे सुनते हुए सभी लोग कन्ही खोए हुए थे। धनुष ने कप को टेबल पर रख दिया था और उसके ऊपर से धीरे से हाथ हटा लिया। ये क्या है? इसने भी पूरे नंबर लिए हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? इसने कुछ ही देर पासे घुमाए और उसके बाद भी 6 नंबर्स आ गए। ये हुनर नहीं किस्मत है किस्मत। पासों पर आए नंबर को देखते ही सबकी आंखें चौंक गई थी, किसी को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि धनुष ने भी सभी पासों पर 6 नंबर ले लिए हैं। सब चुप थे, मगर योगेंद्र और उसके दोस्त खुद को बोलने से नहीं रोक पाए थे। ग्रैंड मास्टर केविन, हमें अभी खेल चालू रखना पड़ेगा। धनुष मुस्कुराते हुए केविन की ओर देख रहा था, जो काफी थके हुए से लग रहे थे। उन्होंने जैसा चाहा था ठीक वैसे ही धनुष ने किया था, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। धनुष उन्हें एक और बाजी का निमंत्रण दे चुका था। काफी देर तक पासों पर आए नंबर की ओर घूरकर देखने के बाद ग्रैंड मास्टर केविन ने नजर उठाकर धनुष की ओर देखा और उससे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर केविन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। क्या धनुष इस आखिरी बाजी जीत पाएगा? क्या शालिनी समझ पाएगी कि धनुष ने पहली 3 बाजी कैसे ड्रॉ थी? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH60 पैसों का जादूगर। सतिंदर पांचाल के उस आलिशान मैंसन में 49वें फ्लोर पर जिस बड़े से डाइनिंग हॉल में वो जुए का खेल खेला जा रहा था, वहां अब अलग ही माहौल बन चुका था। हॉल में मौजूद शालिनी और उसकी टीम अभी तक धनुष के पिछली बाजी के नंबर को देखकर ही सदमे में डूबे हुए थे। जस धनुष को वो गांव का गवार समझकर अब तक अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। वो पहली 3 बाजी ड्रॉ करवा चुका था। शालिनी और उसका छोटा भाई योगेंद्र ये देखकर अभी तक सदमे में थे और यहां धनुष और ग्रैंड मास्टर केविन ने चौथी बाजी की शुरुआत भी कर दी थी। इस बार केविन ने कप के अंदर 6 पासे डाल लिए थे। मतलब खेल पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। सभी चुप थे, अब सबकी चिंता और खेल जीतने का डर पहले से ज्यादा बढ़ गया था। योगेंद्र और शालिनी जन्हा धनुष को एक नौसिखिया बच्चा समझ रहे थे। उसने उन दोनों को ही ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जन्हा उन्हें अब अपनी जीत अधर में लटकी दिखाई देने लगी थी। ग्रैंड मास्टर केविन कप में डाले हुए 6 पासों को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहे। फिर वो अचानक से मुस्कुराने लगे मानो उन पासों से उनकी कोई गहरी दोस्ती हो, और फिर धनुष से कहने लगे, मुझे लगता है कि हम दोनों का ही खेलने का लेवल अब बढ़ गया है, इसलिए इससे पहले जो 3 बाजी हम दोनों ने खेली है उसी तरीके से खेलने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना इस बार खेल की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी जाएं। ग्रैंड मास्टर केविन की बात सुनकर सब सरप्राइजिंगली उन्हीं की ओर देख रहे थे। वो सब इंतजार कर रहे थे कि केविन अब कौन सी मुश्किलें उस खेल में बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन शालिनी को ग्रैंड मास्टर केविन की बातों से लगा जैसे उन्हें स्वीकार कर लिया है कि धनुष को हराना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए वो खेल की डिफिकल्टीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी को आगे खींचती हुई टेबल पर झुक गई, पर वो चुप ही रही और केविन के आगे कहने का इंतजार करने लगी। धनुष भी ग्रैंड मास्टर केविन की बात सुनकर सरप्राइज हो गया था। उसने केविन से कहा, तो हमें किस तरह आगे का खेल खेलना चाहिए सर केविन? धनुष ने उत्सुकतावश केविन से पूछा। ग्रैंड मास्टर केविन ने धनुष की उत्सुकता को देखते हुए उसकी ओर मुस्कुराए और कहा, हम दोनों एक साथ पासों को हवा में घुमाएंगे और फिर एक साथ ही कप को उल्टा करके टेबल पर रख देंगे, लेकिन किसी को भी अपने नंबर दिखाने की बजाय एक दूसरे के पासों पर आए नंबर को इमेजिन करेंगे, और जो दूसरे खिलाड़ी के नंबर्स को बिल्कुल सही अनुमान करेगा वही इस बाजी का विजेता कहलाएगा। मतलब असली खिलाड़ी वही कहलाएगा। बोलो, है मंजूर? उद्धरण। धनुष केविन की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। वो केविन की इस अनोखी शर्त को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर हामी भरते हुए मुस्कुराया और केविन से कहा, आप जैसे खेलना चाहे वैसे खेल सकते हैं सर केविन, मैं तैयार हूँ। शिटू और सतिंदर केविन के इस नए रूल के खिलाफ बोलने ही वाले थे, पर उससे पहले ही धनुष ने उनकी शर्त कबूल कर ली थी, इसलिए वो चुप ही रहे।
लेकिन योगेंद्र चुप नहीं रहा और वो खींचते हुए धनुष से कहने लगा, अबे गंवार, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। तू यहाँ ग्रैंड मास्टर केविन के साथ खेलने सिर्फ इसलिए आया है ताकि उनसे डाइस गेम की टेक्निक्स सीख सके। तुझे क्या लगता है जैसे पिछली 3 बाजी अपनी किस्मत के भरोसे तू जीत चुका है, इस बार भी ऐसे ही जीत जाएगा? तेरा ये घमंड बस अब कुछ ही देर का है, फिर तू वापस से अपने गांव जाकर भेड़ बकरियां चरायो, जो कि तेरा पुश्तैनी काम है। योगेंद्र केविन की बात सुनकर ये समझ गया था कि धनुष उनकी टेक्निक को कॉपी कर रहा है, और इसीलिए ग्रैंड मास्टर केविन ने चौथी बाजी के लिए एक नया रूल रखा है, ताकि इस बार धनुष के लिए जीतना पहले से भी मुश्किल हो जाए। लेकिन जैसे धनुष ने केविन की इस मुश्किल शर्त को भी मान लिया था, तो योगेंद्र गुस्से से बिफर पड़ा। सब जानते थे कि योगेंद्र जुए के खेल का आदी है, यहाँ तक कि उसने ग्रैंड मास्टर केविन से उनका शिष्य बनने की गुजारिश भी की थी। लेकिन ग्रैंड मास्टर केविन को अपनी कला का उत्तराधिकारी 3 साल पहले ही मिल चुका था, और वो अब किसी और को अपनी कला सिखाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने योगेंद्र से अपनी उम्र और गिरती हुई सेहत का बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लिया था। योगेंद्र ने ग्रैंड मास्टर केविन को बहुत मोटी रकम का लालच भी दिया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर केविन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र की पैसे फेंक कर किसी को भी खरीदने वाली उसकी हमेशा काम आने वाली तरकीब भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाई थी। योगेंद्र ने जब देखा कि धनुष ने सिर्फ सामने खेलता देखकर ही ग्रैंड मास्टर केविन की टेक्निक सीख ली है, और सर केविन उसके इस हुनर को सम्मान भी कर रहे हैं, तो वो उससे और जल गया था। वो अनाप शनाप बोलकर अपने गुस्से को जाहिर कर रहा था। मुझे तो आज तक यही लगता था कि ग्रैंड मास्टर केविन सिर्फ पासों के ही जादू हैं, लेकिन आज मैं समझा कि वो तो सामने वाले खिलाड़ी को किसी भी तरह से हारने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें खेल के समय कोई उल जलूल रूल ही क्यों ना बनाना हो। शिटू ने योगेंद्र की बात खत्म होते ही सर केविन के ऊपर एक व्यंग कस दिया था। पहले शिटू ग्रैंड मास्टर केविन के खेल के बारे में जानकर परेशान था, क्योंकि उसे लगा कि धनुष कभी भी सर केविन की बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है और धनुष भी काफी अच्छा खेल रहा है, तो उसके दिल में खेल में जीतने की एक उम्मीद जाग गई थी। लेकिन जैसे ही उसने सर केविन को खेल के आखिरी पड़ाव में एक नया रूल बनाते हुए सुना, उसे गुस्सा आ गया था। पर धनुष की सहमति के बाद उसने सर केविन को विरोध करना ठीक नहीं समझा। शिटू और वन्हा किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि खेलते खेलते कब धनुष और ग्रैंड मास्टर केविन के रिश्ते आपस में बदल गए थे। शिटू को लग रहा था कि सर केविन अब भी धनुष को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं, और धनुष को अच्छा खेलता देखकर अचानक से ही उन्होंने खेल के तरीके को बदल दिया है। शिटू सोचा रहा था कि धनुष एक स्कूल का बच्चा है, और वो सर केविन की मीठी मीठी बातों और उनकी उस जलन से भरी मुस्कुराहट के पीछे की साजिश को समझ नहीं पाया। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे ही सर केविन की शर्त मान ली है। शिटू ही नहीं, उसका बड़ा भाई सतिंदर पांचाल उससे भी ज्यादा परेशान था, लेकिन सतिंदर एक शांत स्वभाव का होने के कारण चुप बैठकर खेल खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जबकि शालिनी सिंघानिया केविन की चाल समझने की कोशिश करती हुई मुस्कुरा रही थी। उसे एक बार फिर से बड़ी हवेली गांव का प्रोजेक्ट अपने नजदीक दिखाई देने लगा था। पिछली 3 बाजी में धनुष ने जो पासों का जादू दिखाया था, उसे देखकर शालिनी और योगेंद्र डरे हुए जरूर थे, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर केविन की नई शर्त में उन्हें फिर से एक उम्मीद नजर आने लगी थी। खेल हर एक मोड़ पर रोमांचक होता जा रहा था। तुम डर गए हो क्या? अगर इतना ही डर लग रहा है तो हार क्यों नहीं मान लेते? योगेंद्र अचानक से ही शिटू की ओर चिल्लाकर बोल पड़ा। उसे लगा शिटू ने सर केविन की बेइज्जती की है, इसलिए उसने शिटू को छेड़ते हुए उससे हार मानने के लिए कहा। फिर योगेंद्र की बात सुनकर विक्रांत और वरुण भी कन्हा चुप रहने वाले थे। उन दोनों ने भी योगेंद्र का साथ देते हुए धनुष और शिटू से कहा, ग्रैंड मास्टर केविन ने एक छोटी सी शर्त क्या रख दी? तुम लोगों की तो जान ही निकल गई। अगर इतना ही डर लगता है तो खेलने के लिए आते ही क्यों हो? तुम दरअसल इस लायक ही नहीं हो। वरुण की बात खत्म होते ही वरुण कहता है, पुराना खिलाड़ी तो पुराना ही होता है। चालाकी और किस्मत के भरोसे तुम खेल में टिक सकते हो, मगर जीत नहीं सकते। ग्रैंड मास्टर केविन एक लेजेंड है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उनके अनुभव से तुम जीत नहीं सकते। लेकिन धनुष को तो शायद उन लोगों की बात का कोई फर्क पड़ना ही बंद हो गया था। उसने उन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए सर केविन के ओर देखा, और दोनों ने खेल को आगे बढ़ाने की सहमति के चौथी बाजी के लिए तैयार हो गए। धनुष ने कप को उठाया और पासों को घुमाना शुरू कर दिया था। अपनी एक भी बात का जवाब न मिलने के कारण योगेंद्र और उसके दोस्त बेइज्जती का घूंट पीकर चुपचाप उसे देखने लगे। अब धनुष को लेवल वो नहीं था जैसे उसने पहली बाजी में खेला था, इसलिए जैसे ही उसने पासे के कप को घुमाना शुरू किया, शालिनी के साथ साथ योगेंद्र और उसके दोस्तों की धकने भी एक बार फिर से बढ़ गई थी। वहीं शिटू और सतिंदर शांति से बैठे हुए थे। धनुष पासों को घुमाना शुरू कर चुका था। ग्रैंड मास्टर केविन ने उसकी ओर देखा और उन्होंने भी पासे उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में लगातार देख रहे थे, जैसे उनके हाथ में पासे नहीं दो तलवार हो और किसी भी वक्त एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे हो। फिर से एक बार हॉल में पासों के खड़कने की आवाज गूंजने लगी थी। दोनों खिलाड़ियों के पासे आपस में एक दूसरे की आवाज को बार बार काट रहे थे। कभी धनुष के पासों की आवाज तेज हो जाती थी, तो कभी सर केविन के पासे जोर जोर से नाचना शुरू कर देते थे। हॉल में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। जैसे ही दोनों खिलाड़ियों के पासों की आवाज कम हो जाती थी, सभी की सांस रुक जाती थी। उन्हें लगता कि बस अब पासे टेबल पर आ गए हैं, लेकिन तभी दोनों खिलाड़ी फिर से पासों की आवाज तेज कर देते थे। माहौल बहुत ही रोमांचक हो चुका था।
धनुष और सर केविन किसी और की परवाह किए बिना बस एक दूसरे की ओर देखते हुए पासों को जोर जोर से हिला रहे थे। दोनों कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते तो कभी बिल्कुल गंभीर हो जाते थे। उन्हें बाकी किसी और की नजरों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं योगेंद्र और उसके दोस्त बेइज्जती का घूंट पीकर धनुष की ओर बेहद गुस्से से देख रहे थे। उनके इतनी बार धनुष के ऊपर छीटाकंसी करने के बाद भी धनुष ने उन तीनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा था, जैसे वो खुद धनुष जैसे मिडिल क्लास लोगों को बाहर सड़क पर आते जाते रोज करते थे। किसी भी पैसे वाले बिगल इंसान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं होती अगर धनुष जैसा मिडिल क्लास लड़का उनकी बातों को सुनकर कोई जवाब ही ना दे। सब पासों की आवाज में खोए हुए थे, तभी अचानक से ही वो आवाज बंद हो गई और दोनों कप टेबल पर आकर रुक गए। अब चौथी और आखिरी बाजी का परिणाम सबके सामने आने ही वाला था। पासों के वापस टेबल पर पहुंचते ही शालिनी सिंघानिया और सतेंद्र पांचाल की आंखें एक दूसरे से टकराईं। दोनों को ही दिल में एक जैसा डर था, इसीलिए हॉल में सबसे ज्यादा खामोश भी वही दोनों थे। सबकी गर्दन टेबल की ओर झुक गई थी। ग्रैंड मास्टर केविन धनुष की ओर देखकर मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से उसे कहा, क्यों चैंपियन, पहले तुम या फिर मैं? सर केविन की बातों में साफ साफ आत्मविश्वास की झलक अब भी थी, और यही एक अनुभवी और कुशल खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो खेल के किसी भी पड़ाव में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता। धनुष ने भी सर केविन के सामने उन्हें एक गुरु की तरह सम्मान देते हुए अपना सर झुकाया और कहा, सर पहले आप। हालांकि खेल के अंदर वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की खेल भावना की इज्जत करते हुए आपस में सम्मानजनक रूप से ही पेश आ रहे थे। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि दो होनहार लोग हमेशा एक दूसरे के हुनर की इज्जत करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ग्रैंड मास्टर केविन धनुष को पहले एक गंवार समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनुष उनकी वर्षों पुरानी टेक्निक, जो तकरीबन 30-40 सालों से अभ्यास कर रहे थे, उसे उन्हें सामने खेलते देखकर ही समझने लगा, तब वो उसके इतनी जल्दी खेल को समझने की सूझबूझ देखकर बहुत प्रभावित हो गए थे। वहीं धनुष भी सर केविन को उनकी उम्र और अनुभव के मुताबिक सम्मान दे रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी। धनुष ने सर केविन को पहले पासों के नंबर अनुमान लगाने के लिए कहा था। उसी के बारे में सोचते हुए ग्रैंड मास्टर केविन गंभीर हो गए थे। कुछ देर तक अपने दिमाग में कई तरह के अनुमानित नंबर सोचने के बाद फाइनली सर केविन कहते हैं, 4। नहीं 6। सर केविन ने पहले 4 नंबर बोला, लेकिन ठीक उसी पल कुछ याद आते उन्होंने उसे बदलकर 6 कर दिया। शालिनी और योगेंद्र सभी लोग चुपचाप ग्रैंड मास्टर केविन की ओर भौंचक्के होकर देख रहे थे। शालिनी और योगेंद्र ग्रैंड मास्टर केविन के खेल के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि उनके जैसा धुरंधर जुए का खिलाड़ी देश की पूरी गैम्बलिंग सोसाइटी में कोई भी नहीं है। लेकिन जब उन्हें भी शालिनी ने धनुष के पासों के नंबर के अनुमान को लगाते हुए कंफ्यूजन होते देखा तो वो दोनों डर गए थे। एक धुरंधर अनुभवी खिलाड़ी एक नौसिखिए बच्चे के सामने इतनी जल्दी ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, ये शालिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वो भी खेल की चौथी और आखिरी बाजी में। खैर, अब देखना यह था कि ग्रैंड मास्टर केविन ने जो नंबर धनुष के पासों के बताए हैं वो सही है या गलत। क्या ग्रैंड मास्टर केविन ने धनुष के पासों के नंबर सही अनुमान लगाए हैं? धनुष सर केविन के पासों के नंबर बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।